Hello, good evening, everyone. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम Good evening. मैम गुड तो नहीं लग रही है, डेट 6 आ की है, वैसे ही डर लग रहा है अब तो। वही मैं कह रही थी कि गुड तो नहीं रहेगी, ठीक है। कोई बात नहीं, एग्जाम की डेट आ गई आप लोगों की। 11 सितंबर को है ना एग्जाम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। फिर भी चलो, आप लोगों के पास 1 मंथ अभी भी है। 1 मंथ में रिवीजन है कि रिवीजन अब अच्छे से करो। यस मैम। रिवीजन के लिए अभी भी टाइम है। 1 मंथ तो बहुत होता है रिवीजन के लिए। रिवीजन अच्छे से करो तो हो जाएगा। हमें तो ऐसे लग रहा है मैम 3 सब्जेक्ट कम हो गए हमारे। केमिस्ट्री भी 3 के बराबर ही है वो। हाँ हाँ, 3 के बराबर ही है। हाँ, ये तो है। पर मैम चलो ठीक है। हाँ जी। मैम अभी दो सब्जेक्ट करने हैं हमने। मतलब कोई अभी दो चेंज तो नहीं सब्जेक्ट। होगा बाद में, ऐसे तो नहीं होगा कहीं भी 3 कर दें। नहीं नहीं, चेंज तो कुछ नहीं हुआ है। नहीं, चेंज तो नहीं हुआ है कुछ भी। जो पहले था वैसा ही है। नहीं मैम, पहले हम 3 सब्जेक्ट करते थे मैम, अभी इन्होंने 2 लिखा है मैम। अभी 2 सब्जेक्ट करने हैं या 3 करने हैं? अब 2 करने होंगे फिर आपको। गुड इवनिंग मैम। गुड अभी तो इवनिंग। डेट मैम शीट बॉटनी झटका और लग गया। जूलॉजी दो हाँ सब्जेक्ट जी। होंगे या कैसे मतलब? बॉटनी zoology 2 सब्जेक्ट होंगे अलग अलग। मैम यही इन्होंने पहले तो 3 थे ना लास्ट ईयर में, अभी इन्होंने 2 लास्ट बोला ईयर। है। हाँ जी। हाँ, इस बार दो का मतलब बोला है। पहले लास्ट ईयर 3 थी। हाँ जी। मैम बीच में फिर एक पेपर ऐसा हुआ था जो 60-60 वाला था ना, उसमें मैम 75-75 वाला ही आया था उस ऑप्शन। उसमें भी 2 ही थे, तो इस बार भी 2 ही होंगे। हाँ जी। इस बार भी 2 ही होंगे। हाँ, मतलब ऐसा तो जैसे नोटिफिकेशन में तो हम यही हैं। लिखा हुआ है। मेरे लिए तो ठीक है, मैंने केमिस्ट्री टच भी नहीं की थी। सही अब में मैं सोच मैम, रही हूँ स्टार्ट मैंने भी किया नहीं तो पढ़ी। नहीं। मैंने मैम भी हमारे केमिस्ट्री लिए अभी बॉटनी स्टार्ट करनी जोलॉजी थी। होगा फिर। चलो और ठीक है मेडिकल वालों के फिर। लिए बॉटनी जोलॉजी होगा। हाँ जी। अरे मैम ये तो ठीक हो गया, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। हाँ हाँ। हरजीत, आपकी जो वॉइस है ना वो ब्रेक हो रही है, क्या बोल रहे हो? मैम ऐसा हो सकता है कि हम केमिस्ट्री और बॉटनी और जूलॉजी में से एक ले सकते हैं। मीन्स मेरी मास्टर केमिस्ट्री में है, तो केमिस्ट्री के साथ बॉटनी या फिर जूलॉजी ले सकते हैं। हाँ जी हाँ जी, ऐसा कर सकते हो। केमिस्ट्री के साथ आप बॉटनी और zoology एक सब्जेक्ट ले सकते हो। मैम मैम पर ये फिल गलत फॉर्म में नहीं है चाहे कि कुछ भी किया ऑन दी होगा, बट स्पॉट एग्जाम में पैटर्न तो कोई चेंज दो करना। दो। हाँ जी, क्या कह रहे हो? मैम ऑन दी स्पॉट पैटर्न चेंज करना गलत नहीं है कि बच्चे पहले से ऐसे प्रेपरेशन करते रहे, तीनों के पीछे भागते रहे और ऑन दी स्पॉट ऐसा कर दिया। हाँ, ये यस, गलत ये भी तो है। वही तो ना, फॉर्म में हम 3 हाँ फिल करे हाँ थे। फॉर्म में 3 हाँ। सब्जेक्ट, और अभी इन्होंने बोला है कि कोई 2 चूज कर सकते हो। कोई दो ही चूज, हाँ वही ना, मतलब है तो गलत ही है। मतलब अगर स्टार्टिंग में ही पता होता तो फिर ये हाँ होता ना जी, कि फिर अभी तो हम फिर आप स्टार्टिंग से स्टार्टिंग में ही किसी 2 सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते। तो अभी फोकस स्टार्टिंग में करते, 3 दो दो के ऊपर घंटे की किया। मैम केमिस्ट्री की क्लास लगा रहे हैं, तो कितना टाइम हाँ, हमारा उधर भी जा रहा था। कितना, बिल्कुल बिल्कुल, कितना टाइम उधर भी जा रहा है। ये है मैम कंपेयर कि टू मतलब या तो बॉटनी पहले बता zoology था। केमिस्ट्री में ज्यादा चैप्टर्स हम्म। कर रखे थे। अच्छा। मैम ये वैसे श्योर है, वैसा तो नहीं होगा कि हम छोड़ दें एक सब्जेक्ट को और बाद में कह दें कि तीनों सब्जेक्ट आएंगे और हम यस पढ़ना शुरू मैम, ऐसे हम छोड़ दे केमिस्ट्री और बाद में। हाँ, नहीं देखो, गुड अगर जो इवनिंग मैम। नोटिफिकेशन देखे ना। गुड गुड इवनिंग। नोटिफिकेशन देखा जाए तो नोटिफिकेशन में तो उन्होंने 2 ही सब्जेक्ट मेंशन किया हुआ है ना। अगर हम अभी करंट की नोटिफिकेशन देखें तो उसमें तो 2 सब्जेक्ट है। यस तो मैम, फिर अभी एग्जाम ये के वैसे ना इन्होंने लिए गलत किया है, पहले बताना चाहिए। हमें केमिस्ट्री वही ना टफ कि होती हाँ। है, हमारा फुल टाइम हम ये तो केमिस्ट्री टीचर पर। बोलते हैं कि पंजाब सरकार का कोई भरोसा नहीं है, ये कुछ भी कर सकती भरोसा है। नहीं है एक्चुअली, हाँ ये तो है। सभी बोलते हाँ हैं। कोई भरोसा नहीं है मैम। मैम अभी भी 1 मंथ पड़ा है, इनका कुछ नहीं पता आगे जाके क्या करेगी। नहीं, अभी नहीं कुछ होगा, अभी ऑफिशियल अब हाँ, नोटिफिकेशन है, उसके बाद चेंज नहीं होती है। इसके बाद नहीं होगा। हाँ, क्योंकि अभी ऑफिशियली ये हम्म। अनाउंस कर दिया ना कि 2 सब्जेक्ट भी होंगे। तो अभी तो ये है कि 2 सब्जेक्ट का ही मतलब एग्जाम आएगा। अभी तो ऐसा नहीं होगा, अब कुछ नहीं जिन्होंने पता। मेरिटोरियस की तैयारी की थी ना, गुड इवनिंग मैम। उनका तो फुल गुड लक इवनिंग। है कि वो क्लियर कर देंगे बायो के केस में, क्योंकि दोनों ही हाँ सब्जेक्ट हाँ, तैयार किए थे। दोनों ही सब्जेक्ट तैयार किए थे। हाँ, ये तो है। हेलो मैम। हेलो। अब क्या एग्जाम बनेगा को मैम सुन के हमारा? मैम सबका वहाँ पे बाहर है। ज्यादा क्या मैं बनेगा? गारंटी नहीं ले बनेगा जाऊंगी। तो कुछ नहीं। एग्जाम क्वालिफाई होगा और क्या होगा। अभी तो मैम खाना खाने लगे थे, फोन में जैसे नोटिफिकेशन देखा, डेट शीट का प्लेट वहां पर ही रह गई।
हाँ हाँ ठीक है, हो जाता है एग्जाम की। अभी है ना, अभी डेट आई है तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा ना ऐसे एडजस्ट होने में, 1-2 दिन में अपना फिर सब सेटल हो जाएगा। और चेंज मैम नहीं होगी, डेट चेंज होने के चांसेस है। डेट तो हाँ बहुत जी। बार चेंज होती है एग्जाम की, डेट होने के चांसेस तो है अगर। नहीं, अभी नहीं होगी मे बी, क्योंकि हाँ बहुत अभी लेट मतलब, ऑलरेडी हो चुका है। हाँ हो सकता है कि अभी चेंज ना हो। हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कि अभी चेंज नहीं होगी। अब तो 11 है तो मतलब 11 सितंबर को होगा ही एग्जाम। मैम जिनको हमारे साथ 21 को है, अभी उनका काम तो बढ़ टाइम गया है अब बहुत तो। कम है। हाँ जी, क्या कह रहे हो? मैम आपके साथ तो हमारा, सॉरी, हमारे साथ तो आपका बेटा वो बढ़ गया अब काम। हाँ और को और कॉम्प्राइज करो और कंप्रेस करो उसको मैम, अब सिलेबस को। अब ना वो केमिस्ट्री की जगह आप क्लास ले लिया करो। हाँ अब, हाँ ये हो सकता है कि अब केमिस्ट्री का यस ठीक है मैम, यस कि अगर मैम, ये केमिस्ट्री अगर केमिस्ट्री की जगह पे किसी क्लास को हो सकती है। प्रॉब्लम अभी ना 2 हो जी घंटे प्लीज। इसी में और मैम ज्वालॉजी बट की ये मैम को और श्योर टेंशन हो जाएगी। हाँ मैम ये ये हो बट सकता है मतलब। कि अब ऐसा कर सकते हैं हम, ऐसा ना हो बाद में कि हम छोड़ दें एक सब्जेक्ट को और बाद में कह दें कि तीनों सब्जेक्ट हैं, तो ये श्योरिटी नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। होंगे स्ट्रॉन्ग, हमारे नहीं पास नहीं दो ऐसा सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग होंगे फिर, ये तो सोचो ना आप। होगा नहीं ऐसा, अगर उन्होंने 2 बोला है। 50 में से कम से कम मैम, ਮੈਮ 50 में से ਮੈਮ कम से ਜਦੋਂ कम 20 नंबर के ਫਸਟ तो तुक्के ਟਾਈਮ लगेंगे। ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ 2 ਹੀ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਕੰਡਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ 2 ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ हाँ, ਪੰਜਾਂ ਦੇ। उसमें भी 75 के 2 सब्जेक्ट थे। ठीक है, फिर उन्होंने फिर पैटर्न चेंज किया, 3 कर दिया, अब फिर दोबारा से 2 कर दिया। पर ठीक है, 3 मतलब 2 के वैसे तो आप लोगों के लिए बेनिफिट है कि चलो एक नहीं मैम, मंथ है तो एक हमारे मंथ लिए में 2 ठीक है। सब्जेक्ट पे मैम फोकस करते जिन्होंने हैं। बेचारों ने तीनों की तैयारी की हुई उनके लिए तो गलत है, जैसे मैंने तो टच ही नहीं किया, मेरे लिए तो मैम ठीक है। जिन्होंने 3-3 की हुई है सब्जेक्ट की प्रिपरेशन, उनका हाँ तो मैम हाँ हाँ, टाइम ही वेस्ट हुआ ना। बहुत टाइम उनका टाइम वेस्ट हुआ है वेस्ट मैम। है। मैम हाँ मनी ये भी तो है। वेस्ट हुए हैं, टाइम भी वेस्ट हुआ है, दोनों ही चीजें वेस्ट हुई हैं। दोनों मैंने भी चीजें यही वेस्ट समझ है। आ पर रही है। अभी हमें ये सोचना चाहिए ना, हमारे पास 1 मंथ या 1.25 मंथ पड़ा है तो अच्छा है, उस पे 2 पे लगाएं 3 की बजाय। हाँ यस चांसेस अभी यस आप मैडम, तो जो यही जिनका करेंगे। 21 अभी को जो है। हो गया, हाँ हाँ अभी मैम जो अभी हो गया चलो इसको तो, आप हाँ जी बोलो शुरू बोलो। मैम अभी। हाँ मैं शुरू करवा रही हूँ, बस ये कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। अगर ऐसा हुआ है तो अभी जो टाइम है ना, अभी बस अपना ध्यान दो कि 2 सब्जेक्ट है तो उसी पे फोकस करो। ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और उन्हीं को रिवाइज करो। अभी तो ये है, देखो जो हो गया वो तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो अभी आने वाला है तो उसको तो हम कर सकते हैं ना। तो अभी जितना अब टाइम है हमें बस तो उसके फिर ऊपर भी 1 फोकस मंथ करो। मिल गया है। हमें तो 1 हाँ मंथ मिल एक गया। मंथ मिल एसएससी गया। वालों का तो 21 को है, उनको तो 1 मंथ भी नहीं है प्रॉपर। हाँ एक मंथ भी नहीं है, हाँ 1 मंथ से ज्यादा ही है बल्कि, तो क्योंकि मैम हम एक 11 को है ना। सब्जेक्ट उनका पढ़ना छोड़ सब्जेक्ट भी एक ही होता है, हमारा हम्म, जो मास्टर में किया हुआ है वही होता है उनका। हमारा एक एक्स्ट्रा करना, 2 एक्स्ट्रा। मैम हम बायोटेक वाले हैं, हमारा मोस्टली एक्स्ट्रा ही है, ये किया ही नहीं हुआ एक्स्ट्रा है ही ये है। बॉटनी जोलॉजी। हाँ ठीक है, बायोटेक वाले में तो ठीक है, बॉटनी zoology बिल्कुल दोनों ही एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। ठीक है तो कोई मैम बात हम नहीं। अब सब्जेक्ट हाँ पढ़ना जी, छोड़ दें अभी हम। क्या कह रहे हो? मैम एक सब्जेक्ट को पढ़ना छोड़ दें हम फिर अब। मतलब छोड़ सकते हो, क्योंकि नोटिफिकेशन में तो ये है कि जब आपको देने ही 2 मतलब 2 एग्जाम है, 2 सब्जेक्ट देने हैं, तो फिर तीसरा तो करने का कोई अब तो कोई बेनिफिट नहीं है ना। ये तो एक ही टाइम ही लगाने वाली बात है। अब तो ये है, तो अभी तो एक ही 2 पर ही फोकस करो अपना। बॉटनी zoology पर ही फोकस करो यस अगर मैम, बॉटनी आप zoology भी करनी है तो। मैम से डिस्कस करके केमिस्ट्री की जगह पे हम मेडिकल वालों का एडजस्ट कर मैम लेना टाइम। हमने फॉर्म में 3 सब्जेक्ट भरे हैं तो उसमें हम करेक्शन करेंगे 2 सब्जेक्ट लिख के। नहीं देखो इसका करेक्शन करेंगे, करेक्शन का तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ दोबारा सा कुछ ये करेंगे। करेक्शन का तो नहीं, ये तो ये होगा कि जब आप एग्जाम दोगे ना, तो हो सकता है कि वहां पर ही आपके पास ऑप्शन हो कि आपको 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं। जैसे वहां पे एग्जाम ना आएगा मैम मैच हो रहे हैं। फॉर्म नहीं, फॉर्म में करेक्शन नहीं होती। हाँ एग्जाम में ही वो बोलते हैं कि आपके ये 2 कोई सब्जेक्ट हाँ चूज कर लो, वही 2 कोड एग्जाम, हम फिल कर देते हैं। तो मैम ऐसा कोई एग्जाम मैच तो नहीं में होगा ना वहाँ पे? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, बस एग्जाम में आपको जो भी 2 मैम जो सब्जेक्ट आंसर करने बुकलेट होंगे। होगी ना, हाँ जो जी आंसर बुकलेट होगी जिसमें हम हाँ डॉट फिल करते हैं, उसी में ही ऑप्शन होगी आप कौन से 2 सब्जेक्ट चूज कर रहे हो। हाँ 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 ओके। उसमें ही आ जाएगा आपका ऑप्शन कि कौन सा सब्जेक्ट आप चूज कर रहे मैम अभी हमारा भी सिलेबस करवा दूं मैम, हम हो। तो हाँ हाँ केमिस्ट्री छोड़ने की सोच रहे हैं। हाँ वही अभी ये बात हो रही थी ना कि केमिस्ट्री की जगह पे हो सकता है ना, फिर मतलब क्लासेस शिफ्ट हो सकती है ना। केमिस्ट्री की जगह पे आपकी मैम बॉटनी की सेक्सुअल क्लास। रिप्रोडक्शन, हाँ जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितना रह गया है वैसे अभी? ये बस कल कल हो जाएगा कंप्लीट, मतलब 2 दिन का इसके रह गया बाद सिर्फ।
इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन शुरू करा डिवीजन देना। में टाइम करके, जैसे जैसे थक जाते हैं ना, चाहे तो आप डिवीजन में टाइम करके ऐसे ज्यादा भी पढ़ाया जाएगा और मतलब हमारा सिलेबस भी हो जाएगा और टाइम का भी नहीं पता लगेगा। तो इसके ऐसे बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन शुरू करा दो मैम। अच्छा, इसके बाद डायवर्सिटी वाली यूनिट स्टार्ट नहीं करें? मैम, आप देख लेना जो आपको लगता है कि जिसमें थोड़ा स्कोरिंग ज्यादा है ना, इम्पोर्टेंट है वही करवाना। मैम अब तो 75 है, एक में से दो आएंगे, एक हाँ चैप्टर में से हाँ, दो। अब देखो ना, हाँ अब देखो क्वेश्चन के भी तो चांस हो गए ना, मैम क्वेश्चन भी सभी तो चैप्टर ज्यादा में मैम आएंगे। हमारा काम भी बढ़ गया है अभी। किसी में से नहीं आएंगे क्योंकि अब 75 हो गया, तो मैम वो भी ज्यादा हो गया जो ना। क्वेश्चन नहीं ज्यादा डालेंगे हो अब गया, वो भी डालेंगे एग्जाम। वो भी डालेंगे। हाँ अब मतलब अब ये कि अब टॉपिक्स भी ज्यादा, मतलब अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आप 2 सब्जेक्ट कर रहे हो तो अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि बॉटनी में भी वही कि पहले तो चलो फिर भी कि 50 था तो मतलब हो सकता था कि यहाँ से क्वेश्चन आए, बट अब ये कि क्वेश्चन आने के चांसेस भी तो ज्यादा हो गया ना, क्वेश्चन नंबर भी तो ज्यादा हो गए। ठीक है, पर कोई नहीं, मतलब हो जाएगा। बॉटनी जोलॉजी तो हो जाता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, हो जाएगा। सिलेबस भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी, हो अभी जाएगा, मैम सब हो यही जाएगा। टेंशन है, हमने एक बार भी नहीं पढ़ा हुआ, मतलब एक बार भी नहीं हुआ हमारा, तो इसलिए यही टेंशन है कि हमारा एक बार सिलेबस क्लास में हो जाए, हम साथ के साथ ही रिवाइज करते रहेंगे। हाँ नहीं, सिलेबस तो हो जाएगा, मतलब सिलेबस की टेंशन मतलब सिलेबस हो जाएगा। हाँ जी 20 एक अगस्त तक हो पूछनी जाएगा है, मे बी। हाँ जी। जैसे हमारे प्लांट्स के अंदर जो साइकिल्स वगैरह चलती हैं, हाँ हाँ, उनका आप एक चार्ट बनवा सकते हो किसी भी दिन बनवा दो, जिसके अंदर हमारे एटीवीज क्या यूज हो रहा है, क्या निकल रहा है, कितना अच्छा प्लांट फिजियो की जो डिकम्पोज हो साइकिल्स रहा कह है। रही है, हाँ जी, प्लांट फिजियो में टफ लगता प्लांट फिजियो टफ लगती है। अच्छा ठीक है। है, या तो मैम वो लाइव में नहीं लगाई, ऐसा है। पर अभी मैम वो वही है ना, एक्स्ट्रा मैम करवाया हुआ है उसमें वो ग्लूकोज वगैरह वाले वो स्क्रैप साइकिल वगैरह ना वो करवा देना। साइकिल्स ठीक बहुत है। ज्यादा तो अभी कंफ्यूजन ना मैम ठीक है, ने देखो कराई अभी है। ऐसा है ना, अभी ना देखो हमारा जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन वाला, बोलो। यस मैम, उसकी वीडियोस ज्यादा है, 31 वीडियोस है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स वाले की, तो हम इसके बाद वही हाँ करवाना, वो लेंथी है टॉपिक। वो वाली ज्यादा है, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन वाला जो है ना, उसमें से क्वेश्चन मतलब उसमें टॉपिक्स बहुत ज्यादा है कि आपको मॉर्फोलॉजी पढ़ना, फिर एनाटॉमी पढ़ना, सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ना, इन्फ्लोरेसेंस है, इन्फ्लोरेसेंस के बाद फिर फैमिलीज करनी है। मतलब वो काफी बड़ी यूनिट है जो वो वाली यूनिट है। वो यूनिट उसके बाद फिर आपका डाइवर्सिटी भी यूनिट मतलब बड़ी है, क्योंकि उसमें भी आपको सारे किंगडम करने हैं। फिर उसके बाद प्लांटी में भी फिर सारे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म करने हैं। अब इसके अलावा फिर प्लांट फिजियो भी बड़ी यूनिट है। मतलब ये तीनों यूनिट्स ना एक महीने में करना थोड़ा सा मतलब एक बहुत बड़ा टास्क होगा कि तीनों यूनिट एक महीने में करना, ऐसे होगा। पर ठीक है, कोई नहीं, अगर हम क्लासेस की ड्यूरेशन ज्यादा हो जाएगी ना तो फिर हो जाएगा, कवर हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं तो फिर ये होगा ना कि प्लांट फिजिक्स को जो भी टॉपिक टफ लगता है तो वो कर लेंगे। जैसे साइकिल्स टफ लगती है ना, तो 2-3 दिन लगा के साइकिल सारी कर लेंगे। थ्योरेटिकल पढ़ने का तो अब टाइम रहा नहीं है मैम, एक तो बात ये है। दूसरी चीज ये है कि अगर हम टेबल्स वगैरह बना के करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा ना, क्योंकि जैसे जैसे ये साइकिल्स वगैरह है, इसके अंदर तो डायरेक्ट ही यही क्वेश्चन बनते हैं कि कितने एटीपी बने, कितने निकले, कितने यूज हुए, कितने एनएडीपीएच बने। साइकिल्स में तो क्वेश्चन यही बनता है ना, साइकिल्स का तो क्वेश्चन ही होगा कि एटीपी कौन से स्टेप पे सिंथेसाइज हो रहा है, या फिर एटीपी कौन से स्टेप पे यूटिलाइज हो रहा है, कितने मॉलिक्यूल वहां पे बन रहा है, नेट गेन कितना आ रहा है वहां पे एनर्जी का। अमिता शर्मा मैम ने ना बताई हुई है, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है ना, उसमें उन्होंने बताया हुआ सब कुछ कि कैसे ये करना है। तो मैम अगर वो नहीं देखी तो उनको बोल रहे एक बार वो देख ले, मैम ने बताया कि ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं एटीपी वाले। उसे कौन से मैम ने? अमिता शर्मा मैम ने, जो रिकॉर्डिंग्स है ना प्लांट फ्यूजन की, जो रिकॉर्डिंग है ये वो बोल रहे हैं कि उसमें बताया हुआ है। बताया, और मैम ने क्वेश्चन भी साथ साथ में लिखवाए हुए हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मतलब वो भी है, ऑप्शन है, वहां से भी कर सकते हो। मतलब ये है कि अभी देखो, मतलब सिलेबस कंप्लीट करना है ना, तो सिलेबस कंप्लीट ऐसे ही होगा कि यहाँ पे कुछ लाइव में साथ साथ चलता रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि लाइव में मतलब आपको भी जल्दी थोड़ा सा और सिलेबस करा, तो साथ में रिकॉर्डिंग्स के साथ करना पड़ेगा। मतलब ऐसे ही करना पड़ेगा अभी जो सिलेबस है। अभी हाँ जी, जो हमने बिल्कुल नहीं किया और जो बच्चों ने किया हुआ है, हमारी क्लासेस एक साथ लगेंगी या अलग अलग से लगेंगी? क्योंकि ये तो बोलेंगे कि हमें मैम ये करवा दो, क्योंकि हमने तो कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, हम तो मैम उसी अकॉर्डिंग से चलेंगे ना। तो नहीं हम नहीं, ऐसा नहीं है, सबका एक के साथ होगा, सबका एक के साथ जो भी होगा ना, सबका एक ही साथ सिलेबस चलेगा। ऐसा नहीं और सब कुछ करवाया जाएगा, कि ऐसा नहीं कि ये नहीं होगा, ये होगा, सब होगा। बस ये कि ड्यूरेशन थोड़ी सी ना, फिर मैम जो ड्यूरेशन हमारा एक भी बार नहीं हुआ है, जो अभी हमें तो एक भी बार नहीं हुआ, पहले वो करवा देना ताकि एक बार तो हो जाए कम से कम।
मैम हाँ हमारा मैम एक बार करो, क्योंकि हमें तो ऐसा है ना, हम तो कुछ भी मतलब नहीं हमारी क्लास 2 घंटे की इसमें कर लटके देना ना, हुए जब हैं मैम। केमिस्ट्री के टाइम जिनका पे, हो तो गया उनको उनको थोड़ा तो एक्स्ट्रा है टाइम। अभी हमने किया मैं हुआ है। देखो, हाँ मैं समझ गई, वो मैं सब समझ गई हूँ, वो मैं ऐसे ही करूंगी, बट मैं थोड़ा सा भी ऐसे करके चलूंगी कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला ज्यादा पहले हो जाए। ठीक है, यस मैम। इंपॉर्टेंट यूनिट्स पहले करवाऊंगी, उसके बाद जहां से मतलब क्वेश्चन तो देखो सब जगह से, क्योंकि अब क्वेश्चन के नंबर इंक्रीज हो गया, तो ऐसा तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन तो आएंगे, बट ऐसा होता है ना कि किसी टॉपिक से क्या होता है वहां पे मतलब 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, किसी टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन आने के चांसेस होता है, वो होता है हमारे पास कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा होगा, लेस इंपॉर्टेंट कैसा होगा। तो सिलेबस को ऐसे ही करेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट से लेकर लेस इंपॉर्टेंट तक चलेंगे। जैसे अभी हमने सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट किया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, और अब तो वैसे भी नंबर इंक्रीज करके तो क्वेश्चन आने के चांसेस तो बहुत है, मतलब अप्रोक्सीमेटली ये लगा लो कि 7 to 8 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से मिलेंगे, आराम से मिलेंगे इस चैप्टर से ना क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अभी जैसे हमने ये स्टार्ट कर लिया, तो इसके बाद नेक्स्ट भी ऐसे ही करेंगे कि जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो ऐसे ही करते हुए चलेंगे ना चैप्टर्स। ठीक है, तो अभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला स्टार्ट करते हैं, अभी जो चल रहा है अभी वो करते हैं, आगे फिर देख लेंगे कि कौन कौन से यूनिट स्टार्ट करने हैं। ठीक है, अभी तो जो चल रहा है वही अच्छे से करते हैं। मैम जो आपने ग्रुप में असाइनमेंट डाली थी उसमें सारे क्वेश्चन थी ना पूरे चैप्टर के, वो जो पूरे हमने चैप्टर अभी के टॉपिक क्वेश्चन नहीं थे, किए हाँ। है ना। वो वाले ना मतलब जो मैंने दिया ना उसमें ये था कि प्रीवियस जो मास्टर कैडर के है ना, वो वाले मैंने सारे क्वेश्चंस दिए। अभी आज जैसे आज हम करेंगे, आज तो चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, कल चैप्टर कंप्लीट होगा, कल भी मतलब जल्दी हो जाएगा चैप्टर कंप्लीट। तो ऐसा करना कि अभी वो सारे ना रिवाइज एक बार देख लेना, तो कल को हो सकता है कि कल को वो सारे क्वेश्चन एक बार डिस्कस भी कर लेंगे। हम कल कहाँ तक करवाया था आपने? लास्ट टॉपिक कौन सा करवाया था आपने कल? कल करवाया था डबल फर्टिलाइजेशन तक, कल डबल फर्टिलाइजेशन तक हुआ था, आज पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करना है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब कल तक जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, फिर कल एंड में ही फिर क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, तो एक बारी ना सब एक बारी देख लेना क्वेश्चंस, फिर जिस क्वेश्चन में डाउट होगा ना तो फिर वो साथ साथ तभी डिस्कस कर लेंगे। तो मतलब ऐसे ही करेंगे, क्वेश्चन साथ साथ ऐसे करते जाएंगे हर एक चैप्टर के बाद। ऐसे से मैं असाइनमेंट ऐसे ग्रुप में भेज दे करूंगी, मैंने ऐप पर भी अपलोड कर दिया। तो आपका ये होगा कि जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है ना वो टॉपिक वाइज भी सेपरेट हो गया, कि मतलब सेपरेट करते करते फिर जैसे टॉपिकों को कोई भी चैप्टर होगा उससे के बाद फिर साथ में प्रीवियस क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, साथ में असाइनमेंट्स भी मैं भेजती रहूंगी। मैम तो लेक्चर ये साथ कैडर साथ के ही भी चलेगा। डाल देना कि हाँ इसी जी, में ही है लेक्चर ग्रुप कैडर के। में नहीं डाल लेक्चर दिया कैडर करना। हाँ ग्रुप में डाल दिया करूंगी, वैसे इसमें लेक्चर कैडर के नहीं थे। ऐप पर हाँ हमें जी, पता ही नहीं चलता मैम कब क्या चीज आ गई, अब ग्रुप में डाल दिया करना। ठीक है, मैं ग्रुप पे डाल दिया करूंगी, वैसे मैंने ऐप पर भी कर दिया और मैं ग्रुप में मतलब दोनों जगह अपडेट करूंगी, ऐप पर भी और ग्रुप में भी कर दिया करूंगी। तो ये वाले जो पॉसिबल क्वेश्चन है है तो सिर्फ ये लेक्चर मास्टर कैडर के कैडर भी के थे। डाल देना। हाँ जी ठीक है, लेक्चर कैडर के भी डाल दूंगी। अभी ये सिर्फ उसके थे, मास्टर कैडर के थे ये अभी ना, इसमें मेरिटोरियस के भी नहीं थे, सिर्फ मास्टर कैडर के क्वेश्चन है ये वाले। मैम ये जो तो अभी अब वीडियोस है ये आप मैम अपलोड फुल लेंथ क्या कह रहे हो? तो अभी क्लासेस चल रही हैं, ये वीडियोस अपलोड हो जाएंगी साइट पे? हाँ जी ये होंगी, मतलब ये ना अभी वो ऐसा ही था, मतलब पहले मैं सोच रही थी कि अलग से कोर्स बना के अपलोड करती हूँ, पर अलग से कोर्स बनाने के लिए फिर सबकी मेल आईडी लेके एक्सेस देना पड़ेगा सबको, फिर वो ज्यादा लंबा टास्क हो जाएगा। फिर अभी मैंने ऐसा किया कि मास्टर कैडर बॉटनी जोलजी में ना, जैसे भी साक्षी मैम की वीडियोस का भी अपलोड करने के लिए बोल रहे थे ना, तो मास्टर कैडर जोलजी में मैंने साक्षी मैम के नाम से ही ना एक फोल्डर मतलब एक वहां पे जनरेट कर दिया है। तो अब साक्षी मैम की जितने भी वीडियोस होंगे ना डे 1 से लेके एंड तक उसी में ही जाएंगे। ठीक है, साक्षी मैम की अभी जो रिवीजन वाली अभी जो चल रही है, पहले वाली तो सब में मतलब सेपरेट की हुई थी, लेकिन अभी जो रिवीजन वाली है वो सब वहां पे जाएंगी। ऐसे ऐसे मास्टर कैडर बॉटनी में भी मतलब जो भी मेरा टॉपिक पर जितने भी अभी जो लाइव क्लासेस चल रहा है इनकी भी रिकॉर्डिंग में सेम ऐसे ही अपलोड करूँ। ठीक है, तो ये कल परसों तक हो जाएंगे, मतलब अपलोड हो जाएंगे, साक्षी मैम की भी सारी वीडियोस हो जाएंगी, और अभी भी जितना भी हमारा भी यहाँ तक इसमें हो गया मतलब 4-5 क्लासेस हुई है वो सब भी अपलोड हो जाएगा। मैम लेक्चर कैडर बायोलॉजी और मेरिटोरियस के पेपर आप बोल रहे थे वो डाले नहीं है हाँ अब तक? वो भी हाँ मैंने अभी तक नहीं डाले, हाँ कल मतलब डाल दूंगी, अभी ना थोड़ा सा बिजी रहता है तो कल परसों तक अपडेट कर दूंगी सब ना। ठीक है, अब तो डाल दो, तो अभी अब तो डाल दो मैम, अब तो पता नहीं खाना भी खाना मिलना है, पता नहीं मिलना, टेंशन बहुत हो। नहीं टेंशन में मनदीप तो मैम ज्यादा ही स्ट्रेस सीरियस ले गया। मैम आप करवा दो, हाँ। हमें तो टेंशन ही हुई जा रही है, नहीं पढ़ाओगे तो नहीं स्ट्रेस नहीं लेना, स्ट्रेस लोगे तो ना फिर ऐसा ही होता है, स्ट्रेस लेके ना पढ़ पाओगे ना कुछ होगा। ठीक है, देखो अभी मैम मतलब जो चीज हम बातें कर रहे हैं ना, टेंशन ही हो रही है कि हाई एग्जाम आ टेंशन ही हो रही है, गया। मतलब अब तो हाँ अभी ऐसा लगेगा कि एक मिनट जा रहा है, तो मतलब ऐसा लगेगा कि मतलब कितना कम टाइम रह गया, इतना कुछ पड़ा है, अभी होगा बट ठीक है कोई बात अभी नहीं। सभी बातें कर रहे हैं ना, तो ऐसे एग्जाम ऐसे टेंशन पड़ रही है, हाई एग्जाम आ गया।
ऐसे लग रहा है कि सच में आ गया। इससे अच्छा ये है मैम कि 15-20 मिनट हम क्वेश्चन रिवाइज करें। अपने क्वेश्चन हर बंदा लेके आए, हर बंदे के नवे क्वेश्चन होंगे, नवे आंसर मिलेंगे उनके रोज। पर ये ना अगर आप 15-20 मिनट क्वेश्चन थोड़ी कम होना है, वो तो ठीक है, पर 15-20 मिनट अगर आप क्वेश्चन पे दे दोगे ना, फिर आपका थोड़ा सा जो टॉपिक कवर करने का टाइम है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये तो इसके लिए क्या ग्रुप में शेयर कर सकते हो। हम क्वेश्चंस तो कर लेंगे मैम। क्वेश्चन तो देखो, क्वेश्चन के लिए तो आपके पास क्या कि ग्रुप में भेजो, ग्रुप में आप क्वेश्चन भेजते रहो, सब उसका आंसर करते रहो, तो आपके लिए वो अच्छा ऑप्शन है कि आप ग्रुप में भेजते रहो, मतलब सब वहाँ पे आंसर करें। अगर किसी को कुछ भी एक्सप्लेन करना है तो वहीं पे एक्सप्लेनेशन वहाँ पे हो रही है, वो आपके लिए में ही हो जाए मैम। ये अगर किसी को डाउट है ना कोई, तो क्वेश्चन ग्रुप में, मतलब अगर किसी को कुछ भी नया क्वेश्चन मिल रहा है, कुछ भी मतलब आपस में इंटरेक्ट करके ग्रुप में ही आप करो, वहाँ पे वो आपके लिए अच्छा ऑप्शन होगा कि मतलब नई क्वेश्चन आगे करना। मैम डेट शीट में जैसे मैथ्स का अलग से लिखा हुआ है, साइंस का अलग से लिखा हुआ है, तो वो ऐसा क्यों है? मैथ्स का अलग से, साइंस का अलग से, ये तो ऐसे नहीं ही होता है। मैथ की अलग पोस्ट निकली थी, वो अकेले मैथ के लिए थी। अच्छा, मतलब ऐसा बोल रहे हो कि मैथ्स का ऐसा ही होता है। चलो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तब तक हमने डबल फर्टिलाइजेशन तक किया था। आज नेक्स्ट हमारे पास आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहाँ पर इवेंट्स आएंगे। अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमारे पास क्या क्या आता है, यहाँ पर हमारे पास इवेंट होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी, किससे डेवलपमेंट होगी? फ्रॉम द जाइगोट। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। नेक्स्ट इवेंट यहाँ पे और क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म फ्रॉम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट किससे होगी? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है सीड एंड फ्रूट प्रोडक्शन। ठीक है, सीड एंड फ्रूट प्रोडक्शन। अब सीड में क्या होता है कि जैसे फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी होता है, ओवरी कन्वर्ट होती है इनटू फ्रूट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी होती है, वो ओवरी क्या बनाती है? ओवरी फ्रूट बनाती है। और जो ओव्यूल्स होता है, ओव्यूल्स क्या बनाता है? सीड्स। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा? ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट में, और ओव्यूल्स किस में कन्वर्ट होता है? सीड में कन्वर्ट होते हैं। अब इसलिए जो फ्रूट होता है, फ्रूट को हम यहाँ पे क्या भी बोलते हैं? इसे बोलते हैं फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, फर्टिलाइज्ड ओवरी। ओव्यूल नहीं, फर्टिलाइज्ड ओवरी। ठीक है, फ्रूट को इसलिए क्या भी बोलता है? ये हमारे पास होता है फर्टिलाइज्ड ओवरी। ऐसे जो सीड्स होता है, इसे हम बोलते हैं फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी किस में कन्वर्ट हो रही है? फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है, इसलिए इसको क्या बोल रहा है? फर्टिलाइज्ड ओवरी बोलता है। ऐसे जो ओव्यूल है, ओव्यूल किस में कन्वर्ट होते हैं? सीड में कन्वर्ट होते हैं, इसलिए इसको क्या बोल रहा है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इसे बोलते हैं। ठीक है, तो कभी कभी ना ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है कि फर्टिलाइज्ड ओवरी, फर्टिलाइज्ड ओवरी मतलब वहाँ पे फ्रूट की बात होगी, ऐसा फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है तो मतलब वहाँ पे सीड के बारे में कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल सीड होता है, फर्टिलाइज्ड ओवरी हमारे पास क्या होता है? फ्रूट। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास जो जाइगोट होता है, ये जाइगोट का कल भी क्या है? इसे हम क्या बोलते हैं? ये होता है फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग क्या होता है यहाँ पे? जाइगोट। ठीक है, तो ये बस टर्म्स क्लियर होने चाहिए, फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड ओवरी, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, यहाँ पे क्या होता है? ठीक है, ये तो यहाँ पर जो इवेंट्स हमने करना है, यहाँ पर हमने देखना है कि एम्ब्रियो कैसे बन रही है फ्रॉम जाइगोट, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन यहाँ पे कैसे हो रही है, सीड्स यहाँ पे कैसे होते हैं, कितने टाइप के सीड्स यहाँ पर होते हैं, फ्रूट ऐसे फ्रूट के टाइप्स यहाँ पे कैसे आते हैं, फ्रूट की फॉर्मेशन कैसे होती है, सीड की फॉर्मेशन यहाँ पे क्या होती है। ये हमारे पास क्या आता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट आता है। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अच्छा, और अगर हम देखें ना, अगर हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस की बात करें, एक तो हमारे पास क्या कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होना, एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होना, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि सीड एंड फ्रूट की प्रोडक्शन, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में इवेंट यहाँ पे क्या आता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट, ऐसे आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स चेंजेस इनटू सीड। ठीक है, और क्या होता है यहाँ पे हमारे पास क्या करता है? आफ्टर जो फर्टिलाइजेशन होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन
ऑल द पार्ट्स ऑफ फ्लावर फॉल ऑफ, जितने भी पार्ट होता है फ्लावर के वो सब क्या करता है, फॉल ऑफ कर जाता है, एक्सेप्ट फीमेल पार्ट। ठीक है, सिर्फ फीमेल पार्ट को छोड़ के जितने भी पार्ट्स होते हैं, और पार्ट्स में जैसे यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमारे पास यहाँ पे सेपल्स आ जाता है, सेपल्स होते हैं, पेटल्स है, ठीक है, और यहाँ पे जो मेल पार्ट होता है ये सब क्या करता है, फॉल ऑफ कर जाता है, सिर्फ यहाँ पे क्या बचता है, फीमेल पार्ट यहाँ पे बचता है। ठीक है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑल पार्ट क्या करेंगे, यहाँ पे फॉल ऑफ कर जाएंगे, सिर्फ यहाँ पे क्या बचता है, फीमेल पार्ट ही यहाँ पे बचता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास क्या था, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स या फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस यहाँ पर आता है। अब डिटेल में हमने ये इवेंट यहाँ पे करने हैं कि यहाँ पे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कैसे होती है, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन कैसे होती है, सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फ्रूट में यहाँ पे कितने टाइप के फ्रूट होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो इवेंट स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म फ्रॉम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म फ्रॉम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पार्थिनोजेनेसिस और पार्थिनोकार्पी इसी में करेंगे मैम? हाँ जी, पार्थिनोकार्पी करेंगे। लास्ट वाला पॉइंट आपने लिखा था कि ऑल द पार्ट्स ऑफ फ्लावर फॉल ऑफ एक्सेप्ट द फीमेल पार्ट। मैम फॉल ऑफ कौन करेंगे, सेपल्स, पेटल्स और मेल पार्ट? फर्स्ट पेटल्स एंड मेल पार्ट। ओके ये फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है एंडोस्पर्म। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन यहाँ पे कैसे होती है। अगर हम एंडोस्पर्म को देखें, एंडोस्पर्म हमने क्या था, कल भी क्या था, ये क्या होता है हमारे पास, ट्रिप्लोइड टिश्यू होता है। ठीक है, ट्रिप्लोइड टिश्यू कैसे बन रहा है यहाँ पे, ये बन कैसे रहा, फ्रॉम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा था कि जो सेंट्रल सेल होता है, सेंट्रल सेल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल फिर आगे क्या बनता है, ये बनता है एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और उसके बाद ये क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है। अब ये जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म का फंक्शन यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे पास होता है फूड स्टोरिंग टिश्यू। ठीक है, ये क्या है, फूड स्टोरिंग टिश्यू। ये क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है। अब ये फूड किसे प्रोवाइड करता है, ये फूड प्रोवाइड करता है टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, किससे फूड प्रोवाइड करेगा, टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। हमने कल एम्ब्रियोसाइट का स्ट्रक्चर किया था, एम्ब्रियोसाइट के स्ट्रक्चर में देखा था कि एक हमारे पास क्या माइक्रोपेलेट और एक क्या होगा, चिलाजल एंड। माइक्रोपेलेट में यहाँ पे क्या होगा, जाइगोट यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, जाइगोट, और जितने भी अदर सेल्स है वो क्या करते हैं, डेजर्नेट कर जाता है। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होता है, सिर्फ फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर क्या बचता है, सिर्फ जाइगोट बचेगा, और यहाँ पे जितने भी सेल होंगे वो सब क्या करेंगे, डेजर्नेट करेंगे, और यहाँ पर ये 3n यहाँ पे प्रेजेंट होगा। 3n ये क्या होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये क्या बनेगा, यहाँ पे एंडोस्पर्म बनेगा, क्योंकि ये क्या है हमारा सेंट्रल सेल, और सेंट्रल सेल आगे क्या बनाता है, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर बनता है इसे क्या होता है, एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म यहाँ पे क्या करे, ये फूड को स्टोर करे। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, फूड स्टोरेज टिश्यू है, इसके सेल्स में यहाँ पे क्या फूड यहाँ पे प्रेजेंट है। अब फूड किसको देना है, अब देखो ये जो जाइगोट है, जाइगोट को यहाँ पे किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है। तो जाइगोट को एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने के लिए या फिर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे किसकी जरूरत है, न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, फूड की जरूरत होती है। तो वो न्यूट्रिशन यहाँ पे कौन प्रोवाइड करता है, ये एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या है कि यहाँ पे जाइगोट से जो एम्ब्रियो यहाँ पे बनता है उसके डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे क्या करता है, फूड की प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसकी सेल्स में क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट रिच यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होता है। तो जो एंडोस्पर्म है फूड स्टोरेज टिश्यू होता है, फूड इसके सेल्स में प्रेजेंट होता है, और ये क्या करते हैं, जो जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए क्या प्रेजेंट है, एंडोस्पर्म। ठीक है, तो एंडोस्पर्म का फंक्शन फूड स्टोरेज टिश्यू क्या कर रहा है, यहाँ पे डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन यहाँ पे प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब ये जो एंडोस्पर्म हमारे पास बनता है ना, एंडोस्पर्म हमारे पास एक डिफरेंट टाइप का एंडोस्पर्म यहाँ पे बनता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, अब ये जो एंडोस्पर्म है इसका नेचर कैसा होता है, मतलब अलग अलग टाइप की एंडोस्पर्म बन सकते हैं। ऐसा इसके अलावा ना जो आपके जो नोट्स है ना, नोट्स में एक टेबल दी हुई है। अब उस टेबल पे ना वहां पे ये लिखा हुआ है कि प्लांट एंड नेचर ऑफ एंडोस्पर्म।
मतलब नेचर ऑफ एंडोस्पर्म में ये जो एंडोस्पर्म होगा ये मतलब क्या स्टोर यहाँ पे करता है, मतलब ये एंडोस्पर्म स्टार्ची होगा, मतलब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होंगे या फिर प्रोटीन्स प्रेजेंट है, मतलब कौन सा फूड को ये बेसिकली स्टोर कर रहा है, या फिर यहाँ पे ऑयल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसे करके एक टेबल यहाँ पे बनेगी, बस एक बार ना गो थ्रू कर लेना, एग्जांपल्स यहाँ पे देख लेना कि स्टार्ची एंडोस्पर्म कौन से प्लांट में होता है, ऐसे प्रोटीनेशियस एंडोस्पर्म कौन से प्लांट में होता है। ठीक है, जो टेबल है ना वो 18 पेज नंबर पर है, 18 पेज नंबर पर टेबल है, बस यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं कि स्टार्ची एंडोस्पर्म किस में होगा। जैसे स्टार्ची एंडोस्पर्म यहाँ पे देखिए सीरियल्स में यहाँ पे स्टार्ची एंडोस्पर्म्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक बार देख लेना कि यहाँ पे स्टार्ची एंडोस्पर्म या फिर प्रोटीनेशियस एंडोस्पर्म किस में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो फूड स्टोरेज की बात कर रहे हैं तो ये फूड यहाँ पे क्या सकता है, स्टार्च भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, लिपिड्स भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी यहाँ पे न्यूट्रिएंट यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसी की बेसिस पे नेचर ऑफ एंडोस्पर्म यहाँ पे क्या सकता है, स्टार्च भी हो सकता है, प्रोटीन्स भी हो सकता है, लिपिड्स भी हो सकता है। बस यहाँ पे इनके एग्जांपल्स यहाँ पे कर लेना है कि स्टार्च एंडोस्पर्म किस में होगा या फिर प्रोटीनेशियस या फिर ऑयली एंडोस्पर्म किस में होगा। ठीक है, ये यहाँ पे अब एंडोस्पर्म हमारे पास क्या होता है, ट्रिप्लोइड टिश्यू। ठीक है, ट्रिप्लोइड, बट एक एग्जांपल हमारे पास आता है उसमें हमारे पास जो एंडोस्पर्म होता है वो डिप्लोइड होता है। ठीक है, तो ये भी कभी कभी ना एक्सेप्शन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। एक्सेप्शन में यहाँ पे हमारे पास है इनोथीरा। ठीक है, इनोथीरा प्लांट है जिसमें क्या होता है, इसमें डिप्लोइड एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। एक्सेप्शन से एक क्वेश्चन आ जाता है। वैसे नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म होता है। अगर डिप्लोइड एंडोस्पर्म देखिए तो ये प्लांट है जिसमें क्या होता है, डिप्लोइड एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। तो ये भी स्टार मार्क कर लेना कि जो डिप्लोइड एंडोस्पर्म है वो किसमें होता है, इस प्लांट में डिप्लोइड एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एंडोस्पर्म ट्रिप्लोइड टिश्यू जनरली डिप्लोइड होता है, फूड स्टोर करता है, एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इसमें क्या हो सकता है, नेचर इसका मतलब स्टार्ची भी हो सकता है, प्रोटीनेशियस भी हो सकता है, लिपिड्स भी प्रेजेंट हो सकता है। डिप्लोइड एंडोस्पर्म में हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके डेवलपमेंट के बेसिस पर हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। ये अभी जो क्या था, स्टार्च होगा, प्रोटीनेशियस होगा, ऑयली मतलब ऑयल्स वहां पे प्रेजेंट होगा या फिर लिपिड्स प्रेजेंट होंगे, वो हमने किया था नेचर ऑफ एंडोस्पर्म कि वहां पे नेचर क्या होगा। अब हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। अब हमारे पास क्या होता है, जो एंडोस्पर्म होता है वो 3 डिफरेंट टाइप के होता है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, अब 3 डिफरेंट टाइप यहाँ पे कौन कौन से आता है। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सेकंड आता है सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड सेलुलर एंडोस्पर्म। थर्ड यहाँ पर आता है हेलोबियल एंडोस्पर्म। ठीक है, 3 टाइप के एंडोस्पर्म आता है, न्यूक्लियर, सेलुलर एंड हेलोबियल एंडोस्पर्म। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फर्स्ट आता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होगा, हमारे पास ये एम्ब्रियोसाइट है, ये सेंटर में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे 3 है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, 3 है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर है ये जाइगोट। ठीक है, ये जाइगोट प्रेजेंट है। अब न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होता है, यहाँ पर होती है 3 न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी, 3 न्यूक्लियर डिवीजन। जैसे हमने क्या किया था, जब हमने एम्ब्रियोसाइट की फॉर्मेशन की थी, वहां पर भी क्या था, क्या होता है, 3 न्यूक्लियर डिवीजन। 3 न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब क्या कि यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस डिवाइड करता है, सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं होती। मतलब स्टार्टिंग की जो डिवीजन होती है वहां पे सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, यूजली हमारे पास क्या होता है कि जैसे वहां पे न्यूक्लियस डिवाइड किया, न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद वहां पे क्या होता है, सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है। लेकिन जब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, इनिशियली यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे न्यूक्लियस यहाँ पे बन जाता है, लेकिन कोई भी सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं होती। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन क्या है, न्यूक्लियर डिवीजन विदाउट सेल वॉल फॉर्मेशन।
तो अब न्यूक्लियर डिवीजन की फ्री, अभी जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ पर होगी। ठीक है, तो अभी देखो, अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आएगा ये जाइगोट। अब यहाँ पे क्या बना, ये दो न्यूक्लियस यहाँ पे बने। ठीक है, अब इन दो न्यूक्लियस के बाद यहाँ पे कोई भी सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं हो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ड्यूरिंग फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। और फ्री न्यूक्लियर पे यहाँ पे कौन सी माइटोसिस यहाँ पर होगी। माइटोसिस कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर ये 3n है तो यहाँ पे जो दूसरा न्यूक्लियस आएगा वो भी यहाँ पे कैसा होगा, 3n यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंडोस्पर्म में जितने भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे वो सब कैसे होता है, 3n होता है, ट्रिप्लेट न्यूक्लियस यहाँ पर होते हैं, इसलिए इसको ट्रिप्लेट टिश्यू यहाँ पर बोलते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट फिर यहाँ पे डिवीजन हो गया। डिवीजन के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियस यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अभी जो न्यूक्लियस है इनके अराउंड कोई भी सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड सेल वॉल की फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होती। ठीक है, फ्री न्यूक्लियर यहाँ पे डिवीजन है। फिर यहाँ पे क्या करता है, ये पूरा का पूरा जो एंडोस्पर्म है ये यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे न्यूक्लियस से यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस से ये फिल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब ये जो एंडोस्पर्म ये कैसे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेल वॉल की फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे सब क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है, और जितने भी न्यूक्लियस यहाँ पे वो सब यहाँ पे कैसे 3n न्यूक्लियस है। ठीक है, तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में कोई भी सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं, तो यहाँ पे जो एंडोस्पर्म होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में यहाँ पे जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि जब इतने सारे एक बारी न्यूक्लियस बन जाता है ना, फिर इनके अराउंड सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, फिर जब इतना यहाँ पे एक बार इतने सारे न्यूक्लियस यहाँ पे डिवाइड करके मल्टी न्यूक्लिएटेड ये हो गया, फिर यहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर फिर क्या होगी, सेल वॉल फॉर्मेशन। अब ये जो यहाँ पे एंडोस्पर्म बना, ये हमारे पास कैसा बना, ये बना न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये क्या हुआ, ये हमारे पास होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या हो रहा है, फिर न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ पे पहले यहाँ पे इनिशियली 1 न्यूक्लियस था, फिर वहाँ पे 2 न्यूक्लियस, फिर ऐसे करके मल्टी न्यूक्लिएटेड यहाँ पे बनता है। फिर जब मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाता है उसके बाद फिर यहाँ पे सेल वॉल की फॉर्मेशन होता है। फिर अब ये जो एंडोस्पर्म बना है ये कैसा होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का यहाँ पे एग्जाम्पल आता है कोकोनट वाटर। ठीक है, कोकोनट वाटर या फिर कोकोनट मिल्क जो होता है वो क्या होता है यहाँ पे, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि जो कोकोनट वाटर है ये किसका एग्जांपल होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का ये एग्जांपल होता है। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में कोकोनट वाटर या फिर कोकोनट मिल्क हमारे क्या होता है, ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म यहाँ पर होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम यहाँ पे कहते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में सिंपल फ्री न्यूक्लियर डिवीजन विदाउट सेल वॉल फॉर्मेशन, एंड में जाके वहां पे सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है। और रिजल्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या बताया, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और इसका एग्जांपल क्या था, कोकोनट वाटर। ठीक है, कोकोनट वाटर का एग्जांपल आता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है सेलुलर एंडोस्पर्म। सेकंड टाइप आती है सेलुलर एंडोस्पर्म। नेक्स्ट आता है सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होगा, यहाँ पे जो एंडोस्पर्म बनता है वो कैसा बनता है, सेलुलर बनता है, सॉलिड मास यहाँ पे बनता है। ठीक है, यहाँ पे जो एंडोस्पर्म बनता है वो सॉलिड मास ऑफ सेल। मैम जो न्यूक्लियर पार्ट करवाया वो सेंटर में भी बनेगा, सेल वॉल बनेगी सेंटर में, यहाँ ये सेंटर में, ये हाँ जी, मतलब हाँ हर एक न्यूक्लियस के अराउंड ही बनती है सेल वॉल। तो नहीं मैम पढ़ा हुआ मैंने, क्या पेरिफेरल ही बनता है, सेंटर में नहीं बनता, मतलब सेल वॉल सेंटर में नहीं बनती। ठीक है, इसे करेक्ट कर लेना, यहाँ पे पेरिफेरी पर ही सेल वॉल बनती है। ठीक है, सेलुलर में सेंटर में बनती है। इसे करेक्ट कर लेना कि यहाँ पे पेरिफेरी पे तो क्या होगा, सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी, लेकिन जो सेंट्रल होगा ना, सेंट्रल में यहाँ पे नहीं बनेगी। ठीक है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में की सेंटर में फ्री न्यूक्लियस होगी।
हाँ, फ्री न्यूक्लियस, सेंटर में फ्री न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, पेरिफेरी पे सेल वॉल की फॉर्मेशन, ठीक है। फिर ऐसे डिफरेंस ही होगा कुछ भी न्यूक्लियर और सेलुलर में, ठीक है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होता है कि जो पेरिफेरी होता है ना, पेरिफेरी पर यहाँ पे सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी, लेकिन जो सेंटर में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो इनके अराउंड सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं होती, ये फ्री न्यूक्लियर की प्रेजेंट होता है। तो इस टाइप के एंडोस्पर्म को न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं, ठीक है। जो सेलुलर आएगा, सेलुलर में होगा कि ईच न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पे सेल वॉल की फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे यहाँ पे 2 न्यूक्लियस डिवाइड किए और इसी के साथ यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेल वॉल की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। 2 सेल्स यहाँ पे बन गए, 2 सेल्स के बाद फिर यहाँ पे जो सेल्स बन गए इनके अराउंड साथ साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल वॉल की फॉर्मेशन पे यहाँ पर हो, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, सेल वॉल की फॉर्मेशन भी यहाँ पर आती है। ये पूरा का पूरा यहाँ पे क्या बनता है, सेलुलर स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है, सॉलिड मास ऑफ सेल बनता है, ठीक है। तो सेलुलर में क्या होगा कि यहाँ पे जैसे एक न्यूक्लियस यहाँ पे डिवाइड किया, उसी के बाद यहाँ पे सेल वॉल की फॉर्मेशन, फिर यहाँ पे जितने भी न्यूक्लियस यहाँ पे बन रहा है सबकी अराउंड करके सेल वॉल की फॉर्मेशन यहाँ पे बनती है, ठीक है। तो ये क्या बनता है, ये हमारा हो जाएगा सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है। ये होगा सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म में यहाँ पे क्या हो रहा है कि सॉलिड मास ऑफ सेल यहाँ पे बन रहा है, सॉलिड मास ऑफ सेल यहाँ पे बनेगा। इसका जो एग्जांपल अब यहाँ पे आता है, इसका एग्जांपल भी कोकोनट आता है, बट यहाँ पे जो कोकोनट का जो व्हाइट पार्ट होता है, व्हाइट कर्नल जो यहाँ पे आता है, इसे कोपरा भी बोलते हैं। व्हाइट जो पार्ट होता है वो यहाँ पे किसका एग्जांपल होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म। कोकोनट वाटर एग्जांपल होगा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का, और यहाँ पे जो ये व्हाइट पार्ट होता है किसका एग्जांपल होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म। अब यहाँ से यही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कोकोनट का यहाँ पे एंडोस्पर्म में ना फेमस यहाँ पे जो एग्जांपल वो कोकोनट का आता है, कोकोनट से क्वेश्चन आता है कि कोकोनट में क्या होता है, न्यूक्लियर और सेलुलर दोनों टाइप के एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कोकोनट वाटर या फिर मिल्क आ जाता है, सेलुलर एंडोस्पर्म यहाँ पे क्या आता है, इसका व्हाइट कर्नल या फिर कोपर इसे बोलते हैं, ये किसमें आता है, सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है। तो सेलुलर एंडोस्पर्म में सेल वॉल की फॉर्मेशन साथ के साथ होती है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होगी, पहले न्यूक्लियस डिवीजन होगी, फिर उसके बाद वहाँ पे पेरिफेरी पे सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो ये 2 टाइप के एंडोस्पर्म आते हैं। कोकोनट में एक साथ ही 2 चलेंगी, न्यूक्लियर और सेलुलर 2 होते हैं कोकोनट में, दोनों टाइप की फॉर्मेशन होती है एंडोस्पर्म की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट हम करते हैं नेक्स्ट फैलोपियन एंडोस्पर्म। ये क्या है मैम, कैमल क्या लिखा हुआ था, ये कोबरा, KERNEL। एग्जांपल रिपीट करना वाले की एग्जांपल है। हाँ जी, सेलुलर एंडोस्पर्म की एग्जांपल रिपीट करना। कोकोनट, इसका था कोकोनट, व्हाइट कर्नल KERNEL, और कोपरा भी बोलते हैं इसे। ओके मैम। थर्ड आता है फैलोपियन एंडोस्पर्म। अब ये जो फैलोपियन एंडोस्पर्म होते हैं ये हमारे पास इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट किसका, इंटरमीडिएट बिटवीन न्यूक्लियर एंड सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है। ये इंटरमीडिएट होगा किसका, न्यूक्लियर एंड सेलुलर एंडोस्पर्म का यहाँ पे इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। अब इंटरमीडिएट देखो कैसे, ये यहाँ पे जाइगोट, ये यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगी, ये जाइगोट है, यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन होगी, न्यूक्लियर डिवीजन से यहाँ पर क्या बनेगी, 2 न्यूक्लियस, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन, ये यहाँ पे क्या बना, सेल वॉल, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक ही बार सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है। अब उसके बाद ये जो न्यूक्लियस होगा, अब ये न्यूक्लियस किस में जाता है, ये जाता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, देखो क्या हुआ, ये जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस डिवाइड किया, डिवाइड करके यहाँ पे दो न्यूक्लियस यहाँ पे बने, उसके बाद यहाँ पे क्या बना, ये सेल वॉल यहाँ पे बना। अब ये जो न्यूक्लियस होगा, अब इस न्यूक्लियस में यहाँ पे कहते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ पर होती है। ये न्यूक्लियस किस में जाएगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। जैसे हमने न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में किया था, यहाँ पर ये रहेगा ऐसे। ठीक है, अब इसकी डिवीजन नहीं होगी, अब ये वाला जो यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, इसके यहाँ पे कहते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, फ्री न्यूक्लियर यहाँ पे डिवीजन होगी। सेम यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन विदाउट सेल वॉल फॉर्मेशन। फिर नेक्स्ट यहाँ पे जैसे हमने न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में किया था, यहाँ पर भी क्या होगा, सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी, बट सेल वॉल की फॉर्मेशन यहाँ पे भी कैसे होगी, पेरिफेरी पर। अब ये जो एंडोस्पर्म यहाँ पे बना, ये कैसा बना, हैलोबियल एंडोस्पर्म। ठीक है, हैलोबियल एंडोस्पर्म कैसा होता है, इंटरमीडिएट होता है बिटवीन द न्यूक्लियर एंड सेलुलर। सेलुलर न्यूक्लियर का इंटरमीडिएट कैसे हुआ कि यहाँ पे जो इनिशियली जो सेल यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड किया, एक यहाँ पे एक बार यहाँ पे सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है, उसके बाद फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रही है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है। और फिर एंड में से पेरिफेरी पे क्या बनेंगे, यहाँ पे सेल वॉल की फॉर्मेशन बनेगी। सेंटर में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फ्री न्यूक्लियर यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये जो यहाँ पे रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनता है, ये कैसा होता है, हैलोबियल एंडोस्पर्म। ठीक है, हैलोबियल एंडोस्पर्म में ये होता है। अच्छा, इसमें जो एग्जांपल आ जाता है ना, इसमें एग्जांपल हमारे पास मोनोकोट्स आ जाते हैं। मोनोकोट्स भी सारे मोनोकोट्स नहीं आएंगे, ठीक है, कुछ यहाँ पे सब यहाँ पे मोनोकोट्स यहाँ पे एग्जांपल में आता है। ऐसा नहीं कि जितने भी मोनोकोट्स है सब में ये हैलोबियल एंडोस्पर्म में प्रेजेंट होगा। मतलब ये सिर्फ किसमें, मोनोकोट्स में भी कुछ यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक मोनोकोट्स आते हैं जिनमें क्या होता है, हैलोबियल एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन डिफरेंट टाइप के एंडोस्पर्म। मैम ये ऊपर वाला हिस्सा ही डिवाइड कर रहा है ना, न्यूक्लियस वाला। हाँ, सिर्फ ऊपर वाला जो ये न्यूक्लियस है सर, इसी की डिवीजन हुई है, नीचे वाले न्यूक्लियस की डिवीजन नहीं हुई है। ठीक है, ये वाला न्यूक्लियस से डिवाइड करा, फिर न्यूक्लियर यहाँ पे डिवीजन हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, ये तीन टाइप के एंडोस्पर्म यहाँ पर आता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म एंड हैलोबियल एंडोस्पर्म। यहाँ से क्वेश्चन एग्जांपल से ही आता है। कोकोनट से एग्जाम मतलब आते हैं क्वेश्चन। फेमस जो यहाँ पे आता है वो कोकोनट आता है, कोकोनट वाटर या फिर कोपरा, किसमें आता है, ये सेलुलर में आता है या फिर न्यूक्लियर में आता है। ऐसे थर्ड हमारे पास है हैलोबियल एंडोस्पर्म। ठीक है, तो अभी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में फर्स्ट हमारा यहाँ पे हुआ डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। सेकंड हम करते हैं, सेकंड हमारे पास आएगा एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म का हो गया, एंडोस्पर्म में देखा कि इसका फंक्शन यहाँ पे क्या होता है, नेचर ऑफ एंडोस्पर्म क्या हो सकता है, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म क्या होता है। नेक्स्ट हम करते हैं एम्ब्रियो, एम्ब्रियो फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है एम्ब्रियो। मैम आज वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग हो जाएगी? अरे मैम प्लीज ये कर देना, क्योंकि अभी ना थोड़ा सा कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो डाइवर्ट हो रही है ना डेट की वजह से। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। सेकेंड हम यहाँ पे करते हैं एम्ब्रियो। ठीक है, नेक्स्ट आएगा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक टर्म आती है एम्ब्रियोजेनी। ठीक है, एम्ब्रियोजेनी क्या होगा, एम्ब्रियोजेनी होगा फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनी, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास क्या है, यहाँ पे जाइगोट है। जाइगोट अभी कैसा है, ये सिंगल सेल। ठीक है, जाइगोट यहाँ पे सिंगल सेल। अब यहाँ पे क्या बनाना है, एम्ब्रियो यहाँ पर होगा। तो एम्ब्रियो बनाने के लिए यहाँ पर हमारे पास दो प्रोसेसेस यहाँ पर होती है। फर्स्ट यहाँ पे क्या होगा, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्यों, क्योंकि जाइगोट अभी सिंगल सेल है, सेल डिवाइड करेगा, डिवाइड करके यहाँ पे क्या बनेगा, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा। ठीक है, मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो यहाँ पर बनेगी।
तो यहाँ पर इवेंट क्या होंगे कि जो जाइगोट है, जाइगोट में सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, एक इवेंट यहाँ पे सेल डिवीजन होगी। सेल डिवीजन का मेन पर्पस यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करना। जाइगोट क्या है, सिंगल सेल है, सिंगल सेल से वहाँ पे क्या बनाना, मल्टी सेलर स्ट्रक्चर बनाना। मल्टी सेलर स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, एम्ब्रियो यहाँ पर होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या आता है, डिवीजन। नेक्स्ट जो यहाँ पर आता है, नेक्स्ट आता है सेल डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट आता है सेल डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होगा कि जब यहाँ पे मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो यहाँ पे बन गई, अब जो मल्टी सेलुलर यहाँ पे इतने सारे जो सेल्स बने हैं, अब यहाँ पे क्या होगा, ये स्पेसिफाई होंगे, स्पेसिफाई टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन, स्पेसिफाई टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन। तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन जो होती है एम्ब्रियोजेनी में, तो यहाँ पे स्पेसिफिक इवेंट यहाँ पर होता है। फर्स्ट इवेंट यहाँ पे क्या होगा, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का पर्पस यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करना। और सेकंड यहाँ पर क्या होता है, सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन में क्या होगा कि यहाँ पर जो सेल्स, इतने सारे जो सेल्स बने हैं, अब वो क्या करेंगे, पर्टिकुलर फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे, मतलब डिफरेंशिएट होना स्टार्ट करेंगे। क्या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल्स का वहाँ पे फंक्शन वहाँ पे असाइन हो जाएगा कि इन्हें ये फंक्शन परफॉर्म करना है। जैसे देखो एम्ब्रियो हमारे पास होती है, एम्ब्रियो में हमारे पास क्या आता है, डिफरेंट यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर हम देखें, एम्ब्रियो में क्या आता है, प्लूमोन प्रेजेंट होता है। प्लूमोन से क्या होगा, यहाँ पे शूट अराइज होगी। ऐसे हमारे पास एम्ब्रियो में क्या होता है, यहाँ पे रेडिकल प्रेजेंट होता है। रेडिकल से क्या होता है, यहाँ पे रूट अराइज होती है। अब क्या हुआ कि जो एम्ब्रियो मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर यहाँ पे बना, सेल्स ने अपने आपको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके अब कुछ सेल्स ने तो यहाँ पे क्या बना लिया, स्पेसिफाई किस लोगे, प्लूमोन बना लिया। कुछ सेल्स ने यहाँ पे क्या किया, अपने आपको स्पेसिफाई करके रेडिकल बना लिया। रेडिकल का फंक्शन क्या है, उसको क्या बनाना है, रूट बनाना है। और प्रोमोल का फंक्शन होगा, उसको क्या बनाना है, शूट बनाना है। तो ये सब, ये जो स्पेसिफिकेशन आती है कि पर्टिकुलर सेल को क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, उससे हम क्या बोलते हैं, सेल डिफरेंशिएशन। तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन में दो इवेंट यहाँ पर आता है कि जाइगोट में एक तो सेल डिवीजन यहाँ पे होगा, सेकंड यहाँ पे क्या था, सेल डिफरेंशिएशन यहाँ पर आता है। मैम प्लूमल और सेल रेडिकल जो है डिफरेंशिएशन तो हैप्लॉइड है। हाँ जी, प्लूमल और रेडिकल की प्लॉइडी क्या है? अच्छा ठीक है। अच्छा, ये आप लोग बताओ इनकी प्लॉइडी क्या होगी, बताओ। प्लॉइडी होगी मैम, जाइगोट से डिप्लॉइडी होगा। डिप्लॉइडी होगा ना, सिंगल सेल। जाइगोट क्या था यहाँ पे, डिप्लॉइड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करें, मतलब जाइगोट में यहाँ पे क्या होगी, माइटोसिस होगी, ठीक है। माइटोसिस होगी तो एम्ब्रियो पे यहाँ पे क्या बनेगी, 2n यहाँ पे बनेगी। माइटोसिस के बाद 2n बनेगी। तो अब डिफरेंशिएशन में प्लॉइडी चेंज नहीं होती, सिर्फ यहाँ पे डिवीजन होता है ना, डिवीजन से प्लॉइडी चेंज होती है। डिवीजन अगर माइटोसिस हो रहा है और मियोसिस हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। माइटोसिस होगा तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम वहां पर रहता है, मियोसिस होगा तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। तो डिवीजन से प्लॉइडी चेंज होता है, डिफरेंशिएशन से प्लॉइडी चेंज नहीं होती। क्योंकि डिफरेंशिएशन से तो क्या हुआ कि जो सेल्स है वो सिर्फ अपना उनका ग्रुप बना रहे, ग्रुप बना के अब एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करना स्टार्ट करे, वहां पे कुछ भी डिवीजन नहीं हो रहा। डिवीजन से प्लॉइडी चेंज होती है। अब यहाँ पे डिवीजन क्या हो रही है, माइटोसिस हो रही है। तो एम्ब्रियो में जितने भी सेल्स हैं वो सब यहाँ पे कैसे डिप्लॉइड हो गए। अब ये जो सेल्स है, अब ये सेल्स ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप बना के अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ग्रुप बना के जैसे यहाँ पे उन्होंने प्लूमोल बना लिया, रेडिकल यहाँ पे बना लिया। प्लूमोल का फंक्शन यहाँ पे क्या होगी, सब फ्यूचर शूट अराइज होगी। ऐसे रेडिकल का फंक्शन यहाँ पे क्या होगा, सब फ्यूचर रूट अराइज होगी। तो डिफरेंशिएशन में फ्लूइडी चेंज नहीं होती, ठीक है। एम्ब्रियो भी यहाँ पे कैसे होता है, डिप्लॉइड, क्योंकि जाइगोट भी यहाँ पे कैसे डिप्लॉइड। प्रोसेस यहाँ पे डिवीजन यहाँ पे कौन सा होता है, माइटोसिस यहाँ पर आती है। मैम सेल डिफरेंशिएशन तो बाद में होगी ना, जब शूट और रूट अराइज कर जाएंगे। नहीं नहीं, देखो एक चीज देखो, जाइगोट अब यहाँ पे सिंगल सेल है, अब ये डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद ये स्ट्रक्चर यहाँ पे मल्टी सेलुलर बन गया, ठीक है। अब जब तक इसमें डिफरेंशिएशन नहीं होगी तो ये स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे, प्लूमोल कैसे बनेगा, रेडिकल कैसे बनेगा। किसी भी एक एम्ब्रियो में जो इसके स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं वो कैसे, डिफरेंशिएशन के बिना तो बन ही नहीं सकते ना। क्योंकि डिफरेंशिएशन का सिंपल मतलब क्या कि जो सेल्स हैं उनको अपना अपना रोल मिल गया कि उनको क्या रोल वहां पे परफॉर्म करना है, वो चीज डिफरेंशिएशन है। अभी मेरे पास यहाँ पे मास ऑफ सेल है, अब मास ऑफ सेल में तो यहाँ पे अब यहाँ पे जितने भी यहाँ पे सेल्स हैं, अब इनको कोई भी फंक्शन नहीं मिला, स्पेसिफिक रोल करने को नहीं मिला। डिफरेंशिएशन से इनको स्पेसिफिक यहाँ पे रोल मिलता है करने के लिए। तो जो एम्ब्रियो होगा, एम्ब्रियो हमारे पास डिफरेंशिएटेड होती है। यहाँ पे जो सेल्स होता है वो डिफरेंशिएटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, प्लूमोल प्रेजेंट हुआ, रेडिकल यहाँ पे ऐसे कोटिलिडन्स भी प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियो में, ठीक है।
एम्ब्रियो में ही कोटलिडस भी होता है। तो ये सब किस तरह, ये सब जो फॉर्मेशन हो रही है तो हम स्पेसिफाई कर पा रहे हैं ना कि प्लूमोल है, रेडिकल या फिर कोटलिडस। स्पेसिफिकेशन कहाँ से आ रही है, डिफरेंशिएशन से एक तो स्पेसिफिकेशन आ रही है ना कि वो स्पेसिफिक हो गया कि ये सेल्स प्लूमोल के लिए स्पेसिफिक है, ये सेल्स रेडिकल के लिए और ये सेल्स कोटलिडस के लिए। तो ये कहाँ से आ रही है, सब डिफरेंशिएशन से आ रही है। ठीक है, डिफरेंशिएशन पहले मास ऑफ सेल, पहले मास ऑफ सेल बनेगा। अभी यहाँ पे कोई भी इसको अभी नहीं पता कि ये कौन सा सेल क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा। डिफरेंशिएशन के बाद ही ये स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स को एक फंक्शन करने के लिए मिल जाता है कि अब उन्हें ये फंक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जाइगोट, यहाँ पे क्या था, दो इवेंट्स यहाँ पे, सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्या आता है, एक हमारे पास यहाँ पे आता है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। Always precede embryo development. ठीक है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट ऑलवेज प्रीसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हुआ, अभी देखो जब हम एम्ब्रियोसाइट यहाँ पे कर रहे थे, एम्ब्रियोसाइट में क्या देखा कि यहाँ पे माइक्रोपेलेंट पे क्या बन रहा होगा, यहाँ पे जाइगोट यहाँ पे बन रहा होगा, और यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये क्या प्रेजेंट है, ट्रिप्लेट न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है, जो यहाँ पे डिवाइड करके क्या बनाने वाला है, एंडोस्पर्म करेगा, एंडोस्पर्म डिवाइड करेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जो जाइगोट है, जाइगोट से यहाँ पे क्या बना है, एम्ब्रियो। तो मतलब एक सेल डिवीजन तो जाइगोट में चल रही होगी, जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा होगा। सेकंड सेल डिवीजन किसमें चल रही होगी, न्यूक्लियस में, इसको यहाँ पे क्या बनाना है, एंडोस्पर्म बनाना है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये कि ये जो दोनों जो डिवीजन है, मतलब जाइगोट से जो एम्ब्रियो बन रहा है या फिर जो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से जो एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है, ये दोनों इवेंट एक साथ होते हैं। ठीक है, एक तो ये दोनों इवेंट एक साथ होंगे। सेकंड, जाइगोट की पहले, मतलब जाइगोट की डिवीजन पहले स्टार्ट होगी या फिर एंडोस्पर्म की डिवीजन पहले स्टार्ट होगी। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास एम्ब्रियोसाइट, एम्ब्रियोसाइट में यहाँ पे क्या दो इवेंट यहाँ पे चलने आ रहा है, दो इवेंट कैसे कि जाइगोट से एम्ब्रियो यहाँ पे बनना है, दूसरा यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ये जो दोनों इवेंट्स है, कि ये दोनों इवेंट एक साथ हुए या फिर जाइगोट से एम्ब्रियो पहले बनेगा या फिर हमारे पास एंडोस्पर्म पहले बनता है जाइगोट से। ठीक है, अब उसका आंसर हमारे पास क्या था, ये स्टेटमेंट आती है। ये स्टेटमेंट क्या बोलती है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट ऑलवेज प्रीसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। मतलब कि जो एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट है वो हमेशा पहले होती है किससे, एम्ब्रियो डेवलपमेंट से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, ये जो एंडोस्पर्म की जो डेवलपमेंट है वो कैसे होती है, पहले होगी, देन भी किसके, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब ऐसा क्यों कि एंडोस्पर्म पहले क्यों बनता है और एम्ब्रियो बाद में क्यों बनती है, क्योंकि अभी हमने क्या किया था कि जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म क्या है, फूड स्टोरिंग टिश्यू, फूड को स्टोर करता है। अब जाइगोट से एम्ब्रियो को बनाना है तो जाइगोट को वहां पे कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन चाहिए ना एम्ब्रियो बनाने के लिए, तो वहां पे पहले कुछ अमाउंट में न्यूट्रिशन प्रेजेंट होना चाहिए, और वो न्यूट्रिशन किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन में प्रेजेंट होगा। इसलिए पहले क्या होता है कि जो पहले क्या करेगा, पहले एंडोस्पर्म बनेगा, मतलब पहले फूड रेडी होता है, फिर उसके बाद जाके जाइगोट डिवाइड करेगा एम्ब्रियो में, फिर जाइगोट क्या करेगा, जैसे जैसे डिवाइड करे वैसे वैसे वो क्या करता है, एंडोस्पर्म से फूड को लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे एम्ब्रियो फॉर्मेशन से पहले वहां पे उसके फूड की फॉर्मेशन होता है। फूड यहाँ पे क्या होगा, इसका एंडोस्पर्म। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बनता है, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन। हमेशा ऐसे ही होता है कि एंडोस्पर्म पहले बनता है, फिर उसके बाद वहां पे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन, क्योंकि एम्ब्रियो को क्या चाहिए, फूड चाहिए वहां पे, और फूड उसको कहां से मिलता है, एंडोस्पर्म से मिलता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट याद रखनी है कि जो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है वो ऑलवेज प्रीसीड करती है दैट द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एमसीक्यू में, मैंने कहीं देखा है कि सबसे पहले डेवलपमेंट किसकी होती है, एंडोस्पर्म या जाइगोट, एम्ब्रियो, ऐसे। हाँ, ऐसे करके हाँ इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि इसमें ना कंफ्यूजन रहती है कि मतलब किसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, पहले मतलब किसकी फॉर्मेशन होगी। तो जो एंडोस्पर्म होता है इसकी पहले फॉर्मेशन होती है, देन द जाइगोट, जाइगोट से जो एम्ब्रियो बन रहा है। रीजन वहां पे क्यों, क्योंकि एंडोस्पर्म को फूड प्रोवाइड करना है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है एम्ब्रियो को, तो पहले यहाँ पे इनिशियली यहाँ पे फूड रेडी होगा। ठीक है, पहले यहाँ पे एंडोस्पर्म रेडी होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। एंडोस्पर्म के बाद जाइगोट, फिर उसके बाद एम्ब्रियो। देखो जाइगोट तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ना। अभी देखो इससे पहले जो हमने तीनों टाइप के एंडोस्पर्म किए, वहां पे हमने देखा था, वहां पे हमने एक एंड जाइगोट तो हमने तीनों स्ट्रक्चर में बनाया था, मतलब एंडोस्पर्म बन गया, जाइगोट, जाइगोट में भी डिवीजन स्टार्ट नहीं हुई, जाइगोट तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, एम्ब्रियोसाइट की स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में एम्ब्रियोसाइट ही है।
जो हमने एम्ब्रियो सेल किया था, ठीक है। एम्ब्रियो सेल में ये माइक्रोपेलेंट जहाँ पे एगोप्टेटस था, एंटीपोडल सेल थे, एक्चुअली में ये सब इवेंट यहाँ पे एम्ब्रियो सेल में ही चल रहा है। एम्ब्रियो सेल में ये हमारे पास चिलाजल एंड यहाँ पर आ जाता है, ये यहाँ पे माइक्रोपेलेंट है, माइक्रोपेलेंट में जाइगोट यहाँ पे प्रेजेंट होगा और ये पूरा का पूरा चिलाजल एंड, हम क्या बोल सकते हैं कि एंडोस्पर्म यहाँ पे बना है, ठीक है। एम्ब्रियो सेल ही कन्वर्ट हो रहा है एंडोस्पर्म में, और यहाँ पे फिर जाइगोट, एंडोस्पर्म में जाइगोट ऑलरेडी प्रेजेंट है, बस जब एंडोस्पर्म बन जाएगा उसके बाद फिर यहाँ पे जाइगोट डिवाइड करेगा एम्ब्रियो में, ठीक है। तो ये हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे डिवीजन पहले किसकी होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो आता है। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट देखेंगे। अब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हमने देखनी है मोनोकोट्स में, मोनोकोट्स में कैसे होती है एंड डाइकोट्स में, ठीक है। दोनों में डिफरेंट देखेंगे कि मोनोकोट में डेवलपमेंट कैसे होती है, डाइकोट में कैसे होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोट्स, ठीक है। सबसे पहले डाइकोट्स में देखते हैं कि एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कैसे होती है, नेक्स्ट फिर हम मोनोकोट्स में देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोट्स। मोनोकोट जो सिंगल कोटिलिडन एंड डाइकोट डबल। हाँ, डाइकोट में 2 कोटिलिडन्स होंगे, मोनोकोट में सिंगल कोटिलिडन होगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोट्स। अब देखो कैसे करता है हमारे पास। सबसे पहले देखो यहाँ पे सिर्फ अब यहाँ पे जाइगोट बना रहे हैं, ठीक है। वैसे हमारे पास क्या था, यहाँ पास स्ट्रक्चर ऐसे होता है, यहाँ पे जाइगोट बनता है माइक्रोपेलेंट पे, अभी सिर्फ हम जाइगोट करेंगे, ठीक है। ये जाइगोट हमारे पास आता है। अब जाइगोट में यहाँ पे डिवीजन होगी, फर्स्ट यहाँ पे डिवीजन होते हैं, यहाँ पे क्या था माइटोसिस, माइटोसिस से जाइगोट में यहाँ पे क्या बनता है 2 सेल यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। डिवीजन होगी, डिवीजन से यहाँ पे क्या बनता है 2 सेल कंडीशन यहाँ पे बनती है। 2 सेल में ये हमारे पास ये वाला एंड माइक्रोपेलेंट है, ये हमारे पास कैसा होता है चिलाजल एंड, ठीक है। एम्ब्रियो को कैसे कंसीडर करते हैं चलना है कि ये एंड यहाँ पे क्या होगा माइक्रोपेलेंट, जितने भी डायग्राम्स हम करेंगे सब में ऐसा होगा माइक्रोपेलेंट और यहाँ पे क्या होगा चिलाजल एंड, ठीक है। मैम वैसे तो माइक्रोपाइलर एंड नीचे होता है, तो इसमें ऊपर क्यों है? तो बीबी की ओरिएंटेशन से होगा ना, उसकी ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ही माइक्रोपेलेंट नीचे होगा, ठीक है। देखो हमने जो डायग्राम किया था ना ओव्यूल का, वो हमने ये डायग्राम किया था, ठीक है। इसलिए ये माइक्रोपेलेंट यहाँ पे चिलाजल यहाँ पे होगा। ये तो एनाट्रोपस ओव्यूल है ना, स्ट्रेट ओव्यूल में तो माइक्रोपाइलर एंड ऊपर होता है हमेशा। ये माइक्रोपेलेंट हो जाएगा, यहाँ पे चिलाजल है, तो ये डिफरेंट टाइप के ओव्यूल्स आते हैं। तो ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि माइक्रोपेलेंट चिलाजल एंड कहाँ पे होगी। बस सिर्फ इतना याद रखता है कि माइक्रोपेलेंट एंटी और इंटेगुमेंट अपसेंट होती है, ठीक है। ऐसे भी ओरिएंटेशन होती है और ऐसे भी होती है ओरिएंटेशन ओव्यूल्स की। अब ये जो होता है, ये जो सेल हमारे पास बनता है, ये सेल हमारे पास होता है सस्पेंसर सेल। जो यहाँ पे 2 सेल की डिवीजन होती है, माइक्रोपेल एंड की तरफ जो सेल यहाँ पर होता है वो होता है सस्पेंसर सेल, और जो चिलाजल एंड की तरफ सेल होता है ये हमारे पास होता है एम्ब्रियोनल सेल, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, सबसे पहले जाइगोट, जाइगोट कैसे करता है 2 सेल, 2 सेल में यहाँ पे डिवाइड करता है। अब यहाँ पे जो यहाँ पे माइक्रोपेल एंड की तरफ सेल होगा वो कैसा होता है सस्पेंसर सेल होता है, और चिलाजल एंड की तरफ जो सेल होता है वो यहाँ पे क्या होता है एम्ब्रियोनल सेल यहाँ पर होता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करता है, अब ये जो एम्ब्रियोनल सेल होता है इसकी फर्दर डिवीजन होती है। एम्ब्रियोनल सेल यहाँ पे सॉरी सस्पेंसर सेल यहाँ पे करता है फर्दर डिवाइड करता है। अब डिवीजन में यहाँ पे ये यहाँ पे क्या है, ये है एम्ब्रियोनल सेल, ठीक है।
माइक्रोपल एंड की तरफ ये यहाँ पे क्या है, चिलाजल एंड यहाँ पे है। अब यहाँ पे सस्पेंसर सेल की यहाँ पे डिवीजन है, सस्पेंसर सेल के डिवीजन से यहाँ पे ये क्या बना, ये बना है लॉन्ग चेन ऑफ सस्पेंसर सेल। यहाँ पे क्या बनती है, लॉन्ग चेन ऑफ सस्पेंसर सेल। अब ये जो सस्पेंसर सेल होता है, अब इसका ये माइक्रोपल एंड की तरफ ये जो फर्स्ट सेल यहाँ पर होता है, फर्स्ट सेल ऑफ सस्पेंसर चेन, सस्पेंसर सेल डिवीजन के बाद ये जो फर्स्ट सेल यहाँ पर आएगा, ये जो लॉन्ग सस्पेंसर सेल की चेन है, इसमें जो फर्स्ट सेल होता है इसे हम बोलते हैं, ये हमारे पास होता है वेसिकुलर सेल। ये जो सेल होता है एनलार्ज होता है, थोड़ा सा इसका बड़ा साइज होता है, ठीक है। कैसे करते हैं, वेसिकुलर। देखो सिंपल हुआ क्या, ये वाला जो सेल था इसमें डिवीजन है, डिवीजन के बाद यहाँ पे 2 सेल 3 सेल 2 सेल 4 सेल फिर 8 सेल ऐसे करके लॉन्ग चेन यहाँ पे सेल्स की बनी। अब इसमें से जो फर्स्ट सेल था वो फर्स्ट सेल कैसा हुआ, इसका साइज यहाँ पे इनलार्ज हुआ और ये सेल हमारे पास कैसा होता है, ये होता है वेसिकुलर सेल, ठीक है। फर्स्ट सेल जो होगा किसका, ये सस्पेंसर, सारे के सारे वैसे सस्पेंसर सेल, ये पूरी की पूरी लॉन्ग चेन यहाँ पे किसकी है, सस्पेंसर सेल की है, ठीक है। सस्पेंसर सेल में जो फर्स्ट सेल यहाँ पे आएगा वो कैसा होता है, लार्ज होता है और उस सेल को क्या बोलते हैं, वेसिकुलर सेल यहाँ पर बोलते हैं। और ये वाला जो सेल होता है ये यहाँ पे कैसा होता है, ये होता है लास्ट सेल। ये क्या है, लास्ट सेल ऑफ सस्पेंसर चेन। अब जो लास्ट सेल होता है उसे हम बोलते हैं हाइपोफिसिस, ठीक है। लास्ट सेल क्या होता है, हाइपोफिसिस आता है और फर्स्ट सेल यहाँ पे कैसे होता है, वेसिकुलर सेल यहाँ पर होता है, ठीक है। वेसिकुलर सेल एंड हाइपोफिसिस यहाँ पर आता है। अब ये जो वेसिकुलर सेल होता है ना, इसी सेल को क्या भी बोलते हैं, इसी को पोस्टोरियम भी बोलते हैं। ये जो वेसिकुलर सेल होता है इसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे पोस्टोरियम भी इसे बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या था, ये लास्ट सेल यहाँ पे हाइपोफिसिस। अब ये जो हाइपोफिसिस होता है ना, इसका यहाँ पे फंक्शन क्या होता है, ये बनाता है रेडिकल टिप। हाइपोफिसिस सेल है, ये क्या बनाएगा, रेडिकल टिप यहाँ पे बनाता है, ठीक है। और ये जो फर्स्ट यहाँ पे ये जो सेल है पोस्टोरियम, पोस्टोरियम या फिर जो वेसिकुलर सेल यहाँ पर हुआ, इसका एक फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है जो न्यूट्रिशन फ्रॉम द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन को खींचने का ये काम करता है। देखो ये क्या चल रहा है, जनरली अगर हम देखें पूरा का पूरा ये जो इवेंट हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, ऐसे ये स्ट्रक्चर यहाँ पे एम्ब्रियो से यहाँ पर ये क्या बना हुआ, यहाँ पे ये एंडोस्पर्म यहाँ पे बना है और यहाँ पे जो माइक्रोपेल एंड था, यहाँ पे जाइगोट पहले सिंगल सा था, अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया, ठीक है। ये स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। अब ये जैसे जैसे डिवाइड करने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, इसको न्यूट्रिशन को खींचने के लिए, यहाँ से न्यूट्रिशन को खींचने के लिए जो सेल होता है वो कौन सा होता है, ये वेसिकुलर सेल होता है। वेसिकुलर सेल पोस्टोरियम जो क्या करता है, यहाँ से न्यूट्रिशन को लेगा और कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जो यहाँ पे डिवाइडिंग सेल्स है यहाँ पे ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो देखो लास्ट सेल के साथ वाला सेल कौन सा है, लास्ट सेल के ये वाला पीछे बड़ा, हाँ जी मैम, जो बड़ा बनाया है वो कौन सा है, ये वाला, ये हाँ जी मैम। ये वाला तो एम्ब्रियोनल सेल है। यहाँ पे क्या था ना, 2 सेल कंडीशन थी, एक सस्पेंसर सेल किया, लोअर सेल यहाँ पे एम्ब्रियोनल सेल। अभी एम्ब्रियोनल सेल की डिवीजन नहीं हुई, अब सिर्फ क्या करे कि जो अपर वाला जो सस्पेंसर सेल है वो डिवाइड करता है। अपर सेल को जो सस्पेंसर सेल डिवाइड किया, चेन ऑफ सेल यहाँ पे बनी, इस चेन में जो फर्स्ट सेल यहाँ पे बोला उसको वेसिकुलर बोला, लास्ट सेल यहाँ पे बोला उसको हाइपोफिसिस बोला। अब ये जो लास्ट सेल था इसका फंक्शन ये क्या बनाता है, रेडिकल टिप बनाता है, और ये जो वेसिकुलर सेल होता है इसका फंक्शन क्या होता है, न्यूट्रिशन को खींचना कहाँ से, फ्रॉम द एंडोस्पर्म। इसका कोई नंबर तो नहीं होता कि सस्पेंसर सेल इतने से इतने होंगे, इनका नंबर होता है, ये होता है 6 to 8 रुपए। अब जैसे हम डाइकोट और मोनोकोट करते हैं ना, डाइकोट और मोनोकोट में यही डिफरेंस आता है, डिफरेंस इसका सस्पेंसर सेल का, ठीक है। जो मोनोकोट होता है वहां पे शॉर्ट चेन ऑफ सस्पेंसर सेल होता है, लेकिन जो डाइकोट होता है वहां पे लॉन्ग चेन ऑफ सस्पेंसर सेल। लॉन्ग में यहाँ पे कितने 6 to 8 यहाँ पे सस्पेंसर सेल आता है, ठीक है। लॉन्ग चेन यहाँ पर होगी, लेकिन मोनोकोट में ये नंबर कम होता है, ठीक है। अभी तक इतना समझ में आया कि यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले इनिशियली 2 सेल आपने पहले क्लासेस में 6 to 10 लिखवाया है, 6 to 10 है, मतलब 6 to 8 या 6 to 10 ऐसे वैरी कर सकता है, मतलब कितना होता है 10 तक जाएगा, ठीक है। 6 to 10 कर लेना, इतना ये वैरी करता है। इतनी लॉन्ग चेन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं किसकी, सस्पेंसर सेल की, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट सेल हाइपोफिसिस, यहाँ पे वेसिकुलर सेल, दोनों का यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे आया। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ये जो एम्ब्रियोनल सेल होता है, अब इस एम्ब्रियोनल सेल में डिवीजन स्टार्ट होती है, ठीक है। इसके बाद डायग्राम यहाँ पे कर रहे हैं।
इसके बाद जो डायग्राम आएगा वो यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे ये तो कैसा है, वेसिकुलर सेल, ठीक है। अब ये जो है ये अब ये जो एम्ब्रियोनल सेल है, अब इस एम्ब्रियोनल सेल में यहाँ पे क्या होता है, डिवीजन यहाँ पे स्टार्ट होती है, ठीक है। होगी इसमें भी, हाँ जी, माइटोसिस होगी मैम, माइटोसिस, डिवीजन सब माइटोसिस होगी, ठीक है, डिवीजन माइटोसिस होगी। देखो जो मियोसिस होती है ना, अगर हम जनरली बात करें ना, मियोसिस डिवीजन सिर्फ गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर होते हैं, क्योंकि गैमेट्स हैप्लोइड होते हैं, तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे मियोसिस होते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी मतलब ऑर्गेनिज्म में देखें तो वहां पे कोई भी डिवीजन हो रही है, एक्सेप्ट वहां पे क्या है कि गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रही, तो उसके अलावा जितने भी डिवीजन होता है सब में माइटोसिस होती है, ठीक है। तो जब भी हम नॉर्मली सेल डिवीजन की बात करते हैं तो माइटोसिस ही होती है। जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तब वहां पे मियोसिस होते हैं, क्योंकि वहां पे हैप्लोइड गैमेट्स बनते हैं, वहां पे मियोसिस होता है, अदरवाइज डिवीजन माइटोसिस ही होती है। तो सब जगह यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है। यहाँ पे भी जो एम्ब्रियोनल सेल होता है, एम्ब्रियोनल सेल में जो डिवीजन है कैसे, वर्टिकल, ये वर्टिकल डिवीजन और यहाँ पे ट्रांसवर्स डिवीजन, ठीक है, वर्टिकल डिवीजन एंड ट्रांसवर्स डिवीजन। तो जो एम्ब्रियोनल सेल है यहाँ पे डिवीजन कैसे होता है, वर्टिकल एंड ट्रांसवर्स सेल डिवीजन यहाँ पे होता है, ठीक है। वर्टिकली डिवाइड करेगा, उसके बाद फिर ये कैसे करता है, ट्रांसवर्स डिवीजन यहाँ पर होती है। और फिर डिवीजन के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है, एम्ब्रियोनल सेल का ना, यहाँ पर ये पहले यहाँ पे बनती है प्रो एम्ब्रियो, क्योंकि एम्ब्रियो एम्ब्रियोनल सेल है, एम्ब्रियो बनाएगी, ये क्या होता है यहाँ पे प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो के बाद फिर यहाँ पे हमारे पास बनती है ग्लोबुलर एम्ब्रियो, पूरी डिवीजन यहाँ पे हो जाती है। ये अब ये जो एम्ब्रियो है यहाँ पे क्या बनती है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। अब यहाँ पे पूरा मास ऑफ सेल यहाँ पे बनता है, ठीक है। देखो जो एम्ब्रियो है ना, अगर हम देखें ना, जो एम्ब्रियो एम्ब्रियो जो बनाएगा वो एम्ब्रियोनल सेल यहाँ पे एम्ब्रियो बनाता है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे बना ना वेसिकल, ये सस्पेंसर सेल यहाँ पे बना, ये एक्चुअल में क्या है, ये एम्ब्रियो का पार्ट नहीं होता है, इसका सिर्फ मेन फंक्शन यहाँ पे क्या होता है, एम्ब्रियो को यहाँ पे नरिशमेंट प्रोवाइड करने का इनका मेन फंक्शन है। एक्चुअल में जो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होता है वो एम्ब्रियोनल सेल से ही होती है, जो एम्ब्रियो बनता है वो एम्ब्रियोनल सेल से बनता है। तो एम्ब्रियोनल सेल में पहले प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो के बाद फिर यहाँ पे कहते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो पूरा यहाँ पे ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है, मास ऑफ यहाँ पे सेल्स बन जाता है, तो ये क्या बनता है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो यहाँ पर बनती है, ठीक है। ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, मैम प्रो एम्ब्रो में फर्स्ट वर्टिकल डिवीजन देन ट्रांसवर्स डिवीजन। हाँ जी, हाँ जी, वर्टिकल देन ट्रांसवर्स। ओके, अब इसमें देखो ग्लोबुलर एम्ब्रियो यहाँ पे बने, ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद अब देखो यहाँ पे डाइकोट है। अब एम्ब्रियो में यहाँ पे क्या बनेंगे, टू कोटिलिडन्स, ठीक है, डाइकोट है तो यहाँ पे क्या बनेंगे, टू कोटिलिडन्स यहाँ पे बनेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो होता है ना, अब इसके यहाँ पे सेंटर से ऐसे रिज फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो है इसमें यहाँ पे क्या होता है, सेंटर से यहाँ पे रिज फॉर्मेशन होती है, और रिज फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर जो एम्ब्रियो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है वो यहाँ पे बनता है हार्ट शेप एम्ब्रियो, ये कैसे बनते हैं, ये है हार्ट शेप एम्ब्रियो। तो ये हमारे पास ना स्टेजेस आता है इसमें डाइकोट में, कि पहले यहाँ पे कैसा होता है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो में फिर यहाँ पे रिज की फॉर्मेशन होती है, रिज से यहाँ पे क्या करता है, ये यहाँ पे डिवीजन दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया, और ये क्या बनता है, हार्ट शेप एम्ब्रियो। और ये सिर्फ इसका मेन पर्पस किस लिए, कि जैसे रिज की फॉर्मेशन होगी अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या बना है, दो कोटिलिडन्स यहाँ पे बनते हैं, ठीक है, क्योंकि डाइकोट में दो कोटिलिडन्स प्रेजेंट होता है, तो ये रिज की फॉर्मेशन किस लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या बनेंगे, दो कोटिलिडन्स यहाँ पे बनते हैं। तो यहाँ पे एम्ब्रियोनल स्टेजेस में पहले प्रो एम्ब्रियो आता है, प्रो एम्ब्रियो के बाद फिर यहाँ पे ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनती है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद यहाँ पे हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है, और फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मैच्योर एम्ब्रियो यहाँ पे बनती है। यहाँ पर क्या बनता है, एंड में यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है ये कैसे बनता है, मैच्योर एम्ब्रियो, ये बना यहाँ पे मैच्योर एम्ब्रियो।
सेलुलर यहाँ पे पूरे सेलुलर स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है, ये यहाँ पे क्या बनता है, मैच्योर एम्ब्रियो यहाँ पर बनती है। अब इसलिए में ये क्या रिप्रेजेंट करे, यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है 2 कोटिलिडन्स। ठीक है, यहाँ पर क्या बना, मैच्योर एम्ब्रियो यहाँ पे बना, ये यहाँ पे क्या है 2 कोटिलिडन्स। तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर में यहाँ पे कैसे, इससे पहले क्या लिखा हुआ है, हार्ट शेप एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो। मोनोकॉट में ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद चेंजेस होंगी, एक कोटिलिडन बनेगी ना, एक कोटिलिडन बनेगा, तो वहाँ पे हार्ट शेप एम्ब्रियो नहीं बनती। मोनोकॉट्स में हार्ट शेप एम्ब्रियो नहीं बनेगा, वहाँ पे ग्लोबुलर के बाद ऑलमोस्ट सेम होंगी ना, मोनोकॉट्स में ऑलमोस्ट सेम, ग्लोबुलर एम्ब्रियो तक सेम होंगी, सेम रहता है, सेम रहता है वहाँ पे। बस डिफरेंस एक तो यहाँ पे सस्पेंसर सेल का डिफरेंस आता है कि वहाँ पे शॉर्ट चेन होती है। सेकंड डिफरेंस आता है कि वहाँ पे हार्ट शेप एम्ब्रियो नहीं बनती, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सिंगल कोटिलिडन बन रहा है, तो हार्ट शेप एम्ब्रियो नहीं होगा। ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद डायरेक्ट वहाँ पे मैच्योर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल, सबसे पहले जाइगोट था, जाइगोट पहले 2 सेल स्टेज में डिवाइड किया, लोअर सेल हमारे पास एम्ब्रियोनल सेल यहाँ पे बना, और अपर सेल यहाँ पे कैसा होता है, सस्पेंसर सेल यहाँ पे बनता है। एम्ब्रियोनल सेल होता है जनरली जो आगे क्या बनाता है, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करता है। सस्पेंसर सेल फिर फर्दर डिवाइड करता है, डिवीजन के बाद फर्स्ट सेल यहाँ पे क्या बनता है, इसका वेसिकुलर सेल बोलते हैं फर्स्ट सेल को, और लास्ट सेल यहाँ पे क्या बनाता है, हाइपोफिसिस। हाइपोफिसिस आगे क्या बनाता है, रेडिकल टिप। तो हम क्या बोलेंगे कि ये यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर होगा, ये यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेडिकल टिप को ये रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि यही होगा ना एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में क्या होगा, ये रेडिकल, मतलब अभी स्ट्रक्चर करेंगे कि रेडिकल प्लूमल का होता है, बट ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे रेडिकल टिप को, क्योंकि यहाँ पे क्या था, हाइपोफिसिस सेल है, हाइपोफिसिस सेल यहाँ पे क्या बनाता है, रेडिकल टिप यहाँ पे बनाता है। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट सेल जो था, इसका फंक्शन यहाँ पे क्या, न्यूट्रिशन लेने का काम करेगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, जो एम्ब्रियोनल सेल होता है ये डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके पहले प्रो एम्ब्रियो बनता है, प्रो एम्ब्रियो के बाद फिर यहाँ पे ग्लोबुलर एम्ब्रियो यहाँ पे बनती है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद हार्ट शेप एम्ब्रियो, रिज फॉर्मेशन होती है। ये यहाँ पे क्या बना, ये बना रिज, रिज फॉर्मेशन हो गई। यहाँ पे क्या बनता है, हार्ट शेप एम्ब्रियो, और हार्ट शेप एम्ब्रियो के बाद फिर यहाँ पे मैच्योर एम्ब्रियो। मैच्योर एम्ब्रियो में यहाँ पे क्या, 2 कोटिलिडन्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो हार्ट शेप किसको मार्क किया आपने, रिज किसको मार्क किया मैम, रिज ये, ओके मैम, ये यहाँ पे रिज बनी। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो, अब ये जो इसके बारे में बता दो थोड़ा, जो ये आपने लिखा है ना हाइपोफाइसिस और रेड्यूस टिप, ये किस चीज के लिए यूज किया है? रेड्यूस टिप में ये रेडिकल टिप है, रेडिकल टिप, रेडिकल, रेडिकल होता है ना जिससे फ्यूचर रूट अराइज होगी, रेडिकल की टिप बनाता है ये। जो हाइपोफाइसिस है वो रेडिकल टिप बनाता है। ठीक है, ये रेडिकल टिप है। प्लूम्यूल किस पार्ट से है, वो नहीं मेंशन, शूट अराइज करता है और रेडिकल रूट अराइज करता है। तो मैम ये लास्ट सेल को हाइपोफाइसिस बोला था, लास्ट सेल को बोला था ना, ये लास्ट वन, ओके मैम, लास्ट सेल को हाइपोफाइसिस बोला था, तो उससे रेडिकल अराइज होगा इन फ्यूचर, रेडिकल टिप बनाता है। और एक्चुअल में जो हमारा ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो होता है ना, एम्ब्रियो में ही हमारे क्या होता है, कोटिलिडन्स आता है, रेडिकल आता है, प्लूमूल आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमने करना है ना, वो हमने यही करना है, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। तो वहां पे सब आएगा कि रेडिकल कहाँ पे बनता है, प्लूमूल कहाँ पे बनता है, ठीक है, कोटिलिडन्स कैसे होता है, इसके अलावा हमारे पास एम्ब्रियोनल एक्सिस यहाँ पर आता है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये है, इसी का हमने डिटेल में डायग्राम करना है। अभी तो हमने सिर्फ एक डेवलपमेंट देखी कि कैसे ये डेवलप करते हैं, जाइगोट से मैच्योर एम्ब्रियो कैसे बनती है। ठीक है, एम्ब्रियो सेक में ये सब बन रहा है, माइक्रोवेल एंड पे ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर डाइकोट एम्ब्रियो। ठीक है, ये हमने स्टेजेस देखी है कि कैसे डेवलपमेंट कैसे होता है डाइकोट एम्ब्रियो की। अब इस पर नेक्स्ट हमारे पास मैच्योर एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर ही आता है। ठीक है, इसमें फिर क्लियर होगा कि प्लूमल, रेडिकल ये सब कहाँ पे बनते हैं। ठीक है, इतना कर दिया हमने। हाँ जी मैम, विनय सर जो इकोलॉजी का करवा रहे हैं मैम, वो वही टॉपिक करवा रहे हैं जो अमिता मैम ने नहीं कवर करवाया, या सारा ही करवाना उन्होंने? वो सब करवा रहे हैं, इकोलॉजी एवोल्यूशन पूरा करवाएंगे, सब करवा रहे हैं। ओके मैम, थैंक यू। ओके, अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर कर रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर डाइकोट एम्ब्रियो।
ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर डाइकोट एम्ब्रियो, अब इससे पहले देखो ये तो हमने, ये डायग्राम ऐसे बना है। अगर हम देख रहे हैं कि एम्ब्रियो में देखिए मैच्योर एम्ब्रियो में क्या क्या यहाँ पे प्रेजेंट होता है। मैच्योर एम्ब्रियो में जो हमारे पास प्रेजेंट मतलब होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस, और एक हमारे पास होता है यहाँ पे कोटिलिडन्स। अगर हम एम्ब्रियो किसी भी एम्ब्रियो में मोनोकोट या फिर डाइकोट दोनों की एम्ब्रियो में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, किसी भी एम्ब्रियो में क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट होता है एंड कोटिलिडन्स। अब यहाँ पे कोटिलिडन्स यहाँ पे कितने हैं, 2 कोटिलिडन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब ये जो है ये दोनों यहाँ पे क्या है, ये है कोटिलिडन्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे कोटिलिडन्स यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। अब ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है ना, एम्ब्रियोनल एक्सिस में ही जो हमारा टिप होती है, ये टिप यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। एक टिप हमारे पास होती है प्लूमोल, ठीक है, और एक यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या होता है, रेडिकल। ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस में ही एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो टिप पार्ट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लूमोल, एंड रेडिकल को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो प्लूमोल होता है ना, प्लूमोल हमारा क्या करता है, ये क्या बनाएगा आगे, फ्यूचर शूट बनाता है। ठीक है, और रेडिकल यहाँ पे क्या बनाता है, ये बनाता है फ्यूचर रूट। ठीक है, एम्ब्रियो में क्या होगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस में यहाँ पे क्या होता है, प्लूमोल और यहाँ पे रेडिकल प्रेजेंट होता है। प्लूमोल किसको रिप्रेजेंट क्या करता है, फ्यूचर शूट बनाता है, और रेडिकल क्या बनाता है, फ्यूचर रूट यहाँ पे बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें ना तो हमारे पास ये जो पार्ट होता है ना, ये यहाँ पे होगा प्लूमोल। ठीक है, और ये जो पार्ट होता है ये यहाँ पे क्या होता है, रेडिकल। प्लूमोल एंड रेडिकल, और ये जो होती है ये यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रूट टिप। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रूट टिप। जैसे हमने हाइपोफिसिस किया था वो क्या बना था, रेडिकल टिप बना रहा था ना, रेडिकल टिप एक्चुअली में रूट क्या था। अब ये जो पार्ट था ना, ये पार्ट यहाँ पे हाइपोफिसिस से बना हुआ। ठीक है, ये यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रूट कैप। रूट कैप का फंक्शन क्या होता है कि जैसे रेडिकल से रूट अराइज होगी ना, अब रूट क्या करेगी, सोइल को पेनिट्रेट करेगी। पेनिट्रेट करने से जो यहाँ पे इसके टिप के जो सेल्स होते हैं वो डैमेज हो सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, रूट कैप प्रेजेंट होती है। तो रूट कैप क्या करती है, रूट कैप प्रिवेंट करती है किसको, रूट की सेल्स को ये प्रिवेंट करते हैं, किससे, कि वो डैमेज ना हो जाए। ठीक है, पेनिट्रेशन के टाइम पे जैसे रूट क्या करेगी, पेनिट्रेट करेगी, डीप सोइल में पेनिट्रेट करेगी, तो वहां पे क्या हो सकता है कि टिप के जो सेल्स है वो क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, रूट कैप यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एम्ब्रियोनल एक्सिस में टिप पे यहाँ पे क्या है, ये एक पार्ट यहाँ पे क्या, प्लूमोल, और एक यहाँ पे क्या था, रेडिकल यहाँ पर आता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ना एक आता है हाइपोकोटाइल और एक आता है एपिकोटाइल। ठीक है, एक हमारे पास आता है हाइपोकोटाइल और एक यहाँ पे क्या होता है, एपिकोटाइल। ठीक है, अब ना देखो ये जो हमारे पास एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये दोबारा ही बताना मैम एक बार। हाँ जी, किसके बारे में दोबारा बताना ये एक बार, हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल। हाँ, अभी सिर्फ आप ये बताइए कि एपिकोटाइल होता है, हाइपोकोटाइल होता है। अभी बता रही हूँ कि यहाँ पे एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल होते क्या है। अब देखो हमारे पास ये होता है, देखो हमारे पास ना एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो कहा होता है अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन, ये हमारे पास कोटिलिडन। ठीक है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ठीक है, अब वो पार्ट जो कहा था अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन, एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो कैसे कहाँ पे प्रेजेंट है, अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन। कोटिलिडन से जो कहाँ पे प्रेजेंट है, अबव प्रेजेंट है। ठीक है, अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो कहाँ पे प्रेजेंट है, कोटिलिडन के अबव प्रेजेंट है, उसके लेवल से अबव प्रेजेंट होता है, उस पार्ट को हम
हम क्या बोलते हैं, वो हमारे पास होता है एपिकोटाइल। तो एपिकोटाइल क्या है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस का ही पार्ट होता है, बट किस पार्ट को हम बोलते हैं, जो कोटिलिडन के ऊपर प्रेजेंट होता है। कोटिलिडन के अबव द लेवल पे जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, एपिकोटाइल। और एपिकोटाइल टर्मिनेट करता है, टर्मिनेट इनटू प्लूमूल, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, एपिकोटाइल का जो टिप होगा, जो या फिर जिसका टर्मिनेटिंग पॉइंट होगा, वहां पे क्या होता है, प्लूमूल, या फिर एपिकोटाइल एंड्स विद प्लूमूल। ठीक है, तो एपिकोटाइल एक्चुअल में है क्या, ये कुछ नहीं, ये पोर्शन ऑफ या फिर पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। ठीक है, एपिकोटाइल क्या है, पोर्शन या फिर पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस व्हिच प्रेजेंट अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन्स। ठीक है, जो कहां पे प्रेजेंट है, अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन प्रेजेंट होता है एंड टर्मिनेट्स इनटू प्लूमूल या फिर एंड्स विद प्लूमूल। जो किस में टर्मिनेट करता है, प्लूमूल पे टर्मिनेट करता है। तो ये जो पार्ट हुआ इसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे एपिकोटाइल यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, या फिर उसको सिंपल ये भी बोल सकता है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लूमूल एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये जो डिस्टेंस होता है इसको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एपिकोटाइल। ठीक है, तो एपिकोटाइल एम्ब्रियोनल एक्सिस का ही पार्ट है, बट ये पार्ट कौन सा होगा, जो कोटिलिडन के अबव प्रेजेंट होगा, और ये एंड किससे करता है, यहाँ पे प्लूमूल से एंड करता है। तो ये डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल। ठीक है, अब इसका रिवर्स, रिवर्स कैसे, अब हमारे पास यहाँ पे जो एम्ब्रियोनल एक्सिस, अब इसका यहाँ पे आ जाएगा, ये जो डिस्टेंस, यहाँ पर जो डिस्टेंस हमारे पास आएगा, ये हमारे पास हो जाता है हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल क्यों, अब ये कैसे आएगा, ये भी एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट होगा, बट ये कैसे आ जाएगा, बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडन। ठीक है, कोटिलिडन से कैसे होगा, ये नीचे प्रेजेंट होगा, बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडन यहाँ पर आएगा, तो वो यहाँ पे क्या बन जाता है, हाइपोकोटाइल। ये भी एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट है, बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडन प्रेजेंट होगा, और ये आगे फर्दर किस में एंड करता है, रेडिकल में। ठीक है, रेडिकल में ये एंड करता है किससे, हाइपोकोटाइल एंड किससे करता है, यहाँ पे रेडिकल से। एम्ब्रियोनल एक्सिस के टिप पे क्या प्रेजेंट है, प्लूमूल, एंड रेडिकल यहाँ पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखो, ये जो डिस्टेंस आ रहा है इसको यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, ये एपिकोटाइल यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस यहाँ पर आ रहा है इसे हम क्या बोल रहे हैं, हाइपोकोटाइल। बस ये डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का होगा, ये कहाँ पे होगा, अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन होगा, और ये कैसा होगा, बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडन होगा। तो डिस्टेंस को क्या बोल रहे हैं, एपिकोटाइल, जो कहाँ पे टर्मिनेट कर रहा है, प्लूमूल में, अबव द लेवल प्रेजेंट है, और जो डिस्टेंस यहाँ पे हाइपोकोटाइल वो कहाँ पे, बिलो द लेवल पे प्रेजेंट है, और ये एंड किससे करता है, यहाँ पे रेडिकल से। ठीक है, तो जो एम्ब्रियो है, मैम प्लूम्यूल से कैसे रिलेट किया था एपिकोटाइल को, मैम वो दोबारा से बता देना, प्लूम्यूल से कैसे रिलेट किया था। प्लूमूल से ऐसे रिलेट किया कि देखो, जैसे ये जो डिस्टेंस है ना हमारा, ये डिस्टेंस एंड किससे कर रहा है, एंड विद प्लूमूल, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि जो एपिकोटाइल का जो टर्मिनल पार्ट होगा, जिसका टिप होगा, जहाँ पे एपिकोटाइल एंड हो रही है, वो पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लूमूल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ऐसे ही हाइपोकोटाइल का जो टर्मिनेट, मतलब जहाँ पे हाइपोकोटाइल एंड करता है, वो एंड यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है, रेडिकल को रिप्रेजेंट करता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हाइपोकोटाइल एंड्स विद रेडिकल, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, एपिकोटाइल एंड्स विद प्लूमूल। ठीक है, इनके जो यहाँ पे एंड पार्ट हो गए, एपिकोटाइल का एंड पार्ट प्लूमूल, ऐसे हाइपोकोटाइल का जो एंड पार्ट होगा वो क्या होता है, रेडिकल होता है। ठीक है, क्लियर है। एक्सक्यूज मी मैम, थोड़ा साइड पे होना, मैंने स्क्रीनशॉट लेना, मेरा नेटवर्क चला गया था। ठीक है, कोई बात नहीं। मैम हाइपोकोटाइल जो आपने रीजन बताया, ये कोटिलिडन से नीचे कहाँ है, सेम सा तो लग रहा है, या ये थोड़ा बड़ा होता है। नहीं, ये ना अभी मतलब ये स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है, बट मतलब जनरली ऐसा होता है कि कोटिलिडन से नीचे, मतलब ऐसा होगा ना, देखो ये ओरिजिन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कोटिलिडन, तो अगर हम इसका ये ओरिजिन यहाँ पे देखें, इससे ऊपर वाला और इससे नीचे वाला ऐसे करके मतलब कंपेयर करते हैं ये ना, अब ओवर बिलो। मैम एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल को एक्सप्लेन कर दो प्लीज। हम सर की क्लास का लिंक आ गया है, जो यूज करने वाला रूम यही है मोस्टली। मतलब ऐसे इतना ही, आज इतना ही करना है, इसके बाद कल को हम मोनोकोड का स्टार्ट करेंगे। तो किसी का अगर कुछ भी मतलब अगर आपका सबका मतलब क्लियर है तो आप लीव कर सकते हो, अगर किसी का कुछ भी डाउट है तो वो यहाँ पे रह सकते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि आप लीव कर सकते हो, इसके बाद कोई भी नया टॉपिक नहीं होगा, नया टॉपिक हम कल ही स्टार्ट करेंगे मोनोकोड का। कल का टाइम मैम, कल का टाइम मैं मतलब एक बार मैम से, हाँ मैम से केमिस्ट्री मैम से ना डिस्कस करके ना एक कल को, फिर मैं तो इन्फॉर्म कर दूंगी कल का टाइम ना। ओके मैम। तो अभी देखो यहाँ पे एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल था ना, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल दोनों यहाँ पे के एम्ब्रियोनल एक्सिस का ही पार्ट होते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे क्या, अब देखो यहाँ हमारे पास एम्ब्रियोनल एक्सिस को
रिप्रेजेंट, वैसे ना एम्ब्रियोनल एक्सिस हमारे पास ना एक इमेजिनरी एक्सिस ही होती है, मतलब ऐसा नहीं कि वहां पे कोई ना कोई एक्सिस वहां पे प्रेजेंट है, बस एक एम्ब्रियो में कोई एक एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस प्रेजेंट है, उसी को एम्ब्रियोनल एक्सिस यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें क्या होगा, देखो जैसे हमने ये करके हमारे पास एम्ब्रियोनल एक्सिस यहाँ पर है, ठीक है। एम्ब्रियोनल एक्सिस को हमने क्या बोला, ये जो टिप पार्ट होगा, टिप टिप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लूमल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो टिप पार्ट होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे रेडिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फिर हमने क्या बोला कि ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, यहीं पे कहीं पे क्या है, यहाँ पे कोटलीडन्स आते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, कोटलीडन्स यहाँ पर आते हैं। अब ये जो कोटलीडन्स, इस कोटलीडन्स के जो अबव वाला पार्ट होगा, मतलब वो पार्ट, वो डिस्टेंस एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो वहां पे अबव द लेवल ऑफ कोटलीडन प्रेजेंट है, ये वाला जो पार्ट होगा अबव द लेवल ऑफ कोटलीडन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे एपिकोटाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एपिकोटाइल एंड किससे करता है, यहाँ पे फ्लूमोल से एंड करता है। ऐसे ही जो कोटलीडन है, इससे जो बिलो वाला जो पार्ट होगा वो यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है, हाइपोकोटाइल को, और हाइपोकोटाइल टर्मिनेट किसमें करता है, रेडिकल में। देखो इसको ना कैसे कर सकते हैं, एक ना हमारे पास ना ऐसे डायग्राम भी होता है, ऐसे ना स्पीड का डायग्राम हमारे पास आता है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा। अब ये हमारे पास एम्ब्रियोनल एक्सिस यहाँ पर आएगी, ठीक है। एम्ब्रियोनल एक्सिस में ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे फ्लूमोल को, ये रिप्रेजेंट यहाँ पे किसको कर रहा है, रेडिकल। यहाँ पे क्या है, कोटलीडन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो कोटलीडन है, इससे अबव वाला जो पार्ट हुआ, अबव द लेवल ऑफ कोटलीडन, मतलब ये जो पार्ट है, ये पार्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एपिकोटाइल। अभी जो कोटलीडन्स है इनके बिलो ये जो पार्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोकोटाइल। तो ये कुछ नहीं है, ये डिस्टेंस ही होता है, डिस्टेंस ऑफ, ये क्या है, डिस्टेंस किसका, एम्ब्रियोनल एक्सिस का, कहाँ पे प्रेजेंट है, अबव द कोटलीडन प्रेजेंट है, टर्मिनेट किसमें कर रहा है, फ्लूमोल में, एपिकोटाइल, और ये टर्मिनेट किसमें कर रहा है, रेडिकल में, तो ये होगा हाइपोकोटाइल। अबव द लेवल और बिलो द लेवल का मतलब क्या है कि जैसे ये कोटलीडन इसके अबव द लेवल पे प्रेजेंट होगा एपिकोटाइल, बिलो द लेवल पे क्या प्रेजेंट है, हाइपोकोटाइल, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया सबको, हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल? यस मैम। ठीक है, किसी को कुछ भी डाउट है? मैम रूट कैप फंक्शन बताया था आपने? रूट कैप का फंक्शन ये बताया था कि ये पेनिट्रेशन से प्रिवेंट करता है। जैसे जैसे देखो रूट रेडिकल से यहाँ पे क्या होगा, रूट अराइज होगी, रूट अराइज होगी तो रूट क्या करेगी, वहां पे डीप सोइल में पेनिट्रेट करेगी। पेनिट्रेशन से रूट टिप के जो सेल्स होते हैं वो क्या हो सकता है, डैमेज हो जाते हैं, तो ये डैमेज होने से प्रिवेंट करता है रूट कैप। मतलब रूट कैप का फंक्शन है क्या करना, सेल्स को प्रिवेंट करना। किसके सेल्स को प्रिवेंट करता है, रूट टिप पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें प्रिवेंट करने का काम करता है। क्लियर है? मैम ये रूट कैप का फंक्शन रिपीट करना, मतलब जैसे लिखना हो तो? हाँ, इसका फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा, रूट कैप प्रिवेंट द रूट टिप सेल फ्रॉम damaging by penetrating into deep soil। रूट कैप का फंक्शन क्या होगा, प्रिवेंट रूट टिप सेल्स फ्रॉम डैमेजिंग बाय पेनिट्रेटिंग इनटू डीप सोइल। हो गया मैम। ठीक है, कुछ डाउट तो नहीं है? मैम लीव कर दे क्लास, दूसरा लिंक आ गया। ठीक है, हाँ क्लास लीव कर। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम।